अच्छा, आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है? जी मैम आ ओके। रही। सो आज जो है ना वो अगेन हम कोशिश करेंगे कि ये जो चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं इसको हम टच करते करते जो है वो एंड तक पहुँच जाएं, बिकॉज व्हाट आई वुड लाइक टू टेल यू हेयर इज के हम यहाँ पे स्टोकास्टिक पढ़ नहीं रहे हैं प्रोसेस, ठीक है ना। वी आर जस्ट ट्राइंग टू काइंड ऑफ रिविजिट सर्टन टॉपिक्स जो कि आपको आगे फिल्टर डिज़ाइंस में, अडेप्टिव फिल्टर डिज़ाइंस में यूज़ होने होंगे, ठीक है। और कुछ में यूज़ होने होंगे, कुछ में ये नहीं यूज़ होंगे, बट द थिंग इज़ के वी आर जस्ट टचिंग दैम। तो इसमें से मैं जो हूँ, ज़्यादातर मेरा जो बेसिकली यहाँ पर पर्पज़ है वो ये है कि हम इंट्यूटिवली इनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। वरना आप में से कुछ लोगों ने जो है वो कोर्स लिया हुआ है स्टोकेस्टिक का, कुछ ने स्टोकेस्टिक नहीं भी लिया हुआ। तो प्रोबेबिलिटी मैडम सोबिया ने जो है वो कुछ ग्रुप्स को पढ़ाई थी, जिन्होंने प्रोबेबिलिटी स्टोकेस्टिक दोनों ही नहीं पढ़े हुए, उन्होंने पूरा पहले कभी ना कभी पढ़ा हुआ होगा। तो देयर आर नंबर ऑफ इक्वेशंस कहीं पे भी मिल जाती हैं, उनको सॉल्व करना भी इतना मुश्किल नहीं होता गिवन कि आपको इक्वेशन हो गई है। लेकिन आई जस्ट वांट यू टू गिव टू गेट द इंट्यूटिव आइडियाज के बेसिकली वो जो डिफरेंट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, उसका मतलब क्या बन रहा होता है, मार्जिनल और इस तरह की चीज़ें जो है, तो हम उनको टच करते हुए जाने की कोशिश करेंगे टिल द एंड, स्टार्टिंग फ्रॉम ज्वाइन पीडीएफ से लेकर जो है हम स्टोकास्टिक रैंडम प्रोसेसेस या स्टोकास्टिक प्रोसेसेस को टच करेंगे। एंड वी विल टॉक अबाउट कोवेरियंस, कोरिलेशन कोफिशिएंट्स एंड इंडिपेंडेंस, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, मार्जिनल, ये सारे के सारे जो है। तो आई होप कि आपको समझ में आ जाए, और अगर फ़र्ज़ करें कि नहीं समझ में आता तो वी यू कैन ऑलवेज, मतलब मैं इसके होमवर्क आपको देने की कोशिश करूँगी इससे रेलेवेंट जो है। तो यू शुड बी एबल टू फिगर डू द एग्जाम्पल्स, ठीक है। समझ में यहाँ से आ जाए एंड द एग्जाम्पल यू कैन डू लेटर ऑन। सो लेट्स स्टार्ट विद अ जॉइंट पीडीएफ, जहाँ पे हमने लास्ट टाइम जो है वो इसको रोका था लेक्चर को। और इसमें जो सिंपल डेफिनेशन है वो क्या है कि एस्टिमेशन वगैरह जब हम कर रहे होते हैं बेसिकली, जब हम ज्वाइंट पीडीएफ की बात करते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट रैंडम वेरिएबल्स, ठीक है। और इसमें ज्वाइंट पीडीएफ का क्या मतलब है कि यू हैव द प्रोबेबिलिटी ऑफ टू डिफरेंट रैंडम वेरिएबल्स जॉइंटली, ठीक है। और जिस तरह से पिछली दफ़ा जो है वो हम एग्जांपल डिस्कस कर भी रहे थे, और मैंने यहाँ पे एक फिगर्स की बनाई हुई भी है, बनाई हुई तो खैर नहीं है, मैंने इंटरनेट से ली हुई है, और इंटरनेट से मैंने बहुत सी जो है वो फिगर्स यहाँ पर ली हुई हैं, विच वी विल बी डिस्कसिंग इन ऑर्डर टू हैव द इंट्यूटिव idea about different things. So let me just define joint PDF and then I will come to the figure जो कि यहाँ पे मौजूद है. So for estimation we extract information about one variable from the observation of the other variable. So we need to know the relationship between them, ठीक है. So this is the important thing कि आपके पास जो दो वेरिएबल्स हैं। और एक और चीज़ मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी, आप में से मुझे नहीं पता कि कितने लोग हैं जिन्होंने मशीन लर्निंग वगैरह में काम किया। मशीन लर्निंग ले लें, डीप लर्निंग ले लें, उसमें जो आप डिफरेंट फीचर्स डिफाइन कर रहे होते हैं ना, बेसिकली दे आर काइंड ऑफ रैंडम वेरिएबल्स, ठीक है। और उसमें जो है जो ये सारी की सारी डिफरेंट टेक्निक्स हैं, जैसे पीसीए कर रहे हैं या एसवीडी कर रहे हैं, दे एक्चुअली आर ट्राइंग टू somehow change the statistical properties of different फीचर्स कह लें, जो फीचर स्पेस पे जो हैं वहाँ पर उसको चेंज करके, फॉर एग्जाम्पल कहीं पे कोरिलेशन है तो उसको अनकोरिलेट करने की कोशिश करते हैं या डी कोरिलेट करने की कोशिश करते हैं, एंड देन बेस्ड अपॉन दीज थिंग्स हम उन फीचर्स से जो है वो डिफरेंट काम ले रहे होते हैं, कहीं एस्टिमेशन का, कहीं डायमेंशनैलिटी रिडक्शन का, एंड सो सो द आई थिंक इसके ये जो जॉइंट प्रोबेबिलिटी, ये पीडीएफ जो है दे आर ऑल ओवर द प्लेस, कि आपका जो है अगर आप कभी मशीन लर्निंग के पीछे मैथ पढ़ने की कोशिश करें तो यू विल सी के ये प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच जो है उसमें यही हो रहा होता है कि एवरी फीचर इज टेकन एज अ रैंडम वेरिएबल एंड देन यू आर ट्राइंग टू फिगर आउट कि हाउ आर दे को-वेरिंग विद ईच अदर। तो हम भी उसी रेफरेंस से बात करेंगे, लेकिन जितनी हम एग्जांपल्स यहाँ पे देखेंगे हम सिर्फ दो ही रैंडम वेरिएबल्स को लेके देखेंगे, एंड देन वी विल जस्ट हैव दिस बेसिक आइडिया कि it can be extended to more than two random variables. So ज्वाइंट पीडीएफ में हम क्या करना चाहते हैं कि रिलेशनशिप फाइंड आउट करना चाह रहे होते हैं, और ये रिलेशनशिप जो है इसके लिए डिपेंडेंसीज एंड कोरिलेशन बिटवीन दोज टू रैंडम वेरिएबल्स मैटर्स अ लॉट। प्रॉपर्टीज जिस तरह पीडीएफ की जेनेरिक प्रॉपर्टीज हैं, उसी तरह की हमारे पास ज्वाइंट पीडीएफ की भी प्रॉपर्टीज हैं, कि अगर आपके पास
ज्वाइंट पीडीएफ को हम लिखते हैं किस तरह से, इफ यू हैव टू रैंडम वेरिएबल्स x एंड y, तो उसकी ज्वाइंट पीडीएफ को वी कैन राइट इट एज f of x y x and y, and because it is a probability so it has to be greater than and equal to 0, and then area तो नहीं, volume under this probability, because हम टू डायमेंशन की बात कर रहे हैं, it has to be equal to 1. ठीक है. Okay, so let's move to this figure first and then we will talk about the other जो मैंने definitions यहाँ लिखी हुई हैं. Let's suppose कि इस figure में जो है मेरे पास ये जो x axis है, ठीक है, just forget about the bottom part. जो top part की बात कर रहे हैं, let's suppose कि जो x axis है, this is actually height of someone, or not someone, actually height of the number of people, and this is weight of number of people. अच्छा, एक चीज़ और यहाँ मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगी कि मोस्टली मैंने यहाँ पे जो एग्जांपल्स वगैरह दी हुई हैं वो कंटिन्यूस डोमेन की हैं, और रीज़न इज़ कि आप गॉसियन वगैरह एस्टिमेशन में बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे आगे जब आप जाके वो करेंगे, आप अपनी बुक में भी देखेंगे, लेकिन इट डजंट मीन एवरीथिंग एक्चुअली अप्लाइज टू discrete time also, कि discrete में जो probabilities हैं, concepts are still the same, अगर continuous है या discrete की हम बात करें. अच्छा, अब height और weight की अगर हम बात करते हैं, mostly we feel कि there should be a relationship between an height and weight, क्योंकि जाहिर है कि अगर आपके पास मतलब in general जो भी persons, जो भी लोग जो हैं वो ज़्यादा लंबे होते हैं तो उनका weight भी ज़्यादा होने के chances कम ज़्यादा होते हैं, एक्सेप्ट कि कुछ रेयर चीज़ें हो सकती हैं कि जिसमें कोई बहुत लंबा है लेकिन वो बहुत पतला है तो उसका वेट जो है वो कम हो जाएगा. बट द थिंग इज कि अगर आप हाइट और वेट की बात करें तो देयर वुड बी अ जॉइंट रिलेशनशिप बिटवीन द हाइट एंड वेट ऑफ डिफरेंट पीपल. ठीक है, और अगर फर्ज करें कि मैं ये फाइंड आउट करना चाह रही हूँ कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हाइट बीइंग बिटवीन टू नंबर्स, लेट्स सपोज के ए और से बी के दरमियान है और वेट जो है वो सी से डी के दरमियान है. लेट्स सपोज के ये यहाँ तो खैर मैंने जीरो लिखा हुआ है ना, सपोज करें कि जीरो नहीं है, ये वाला जो पॉइंट है ना, दिस इज हाइट हम कर देते हैं ये 5 फीट हम कर देते हैं. ठीक है, एंड देन वी आर मूविंग 4 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 6 7 एंड डेफिनेटली 8 किसी की भी नहीं होती, लेकिन लेट्स सपोज के वी आर टॉकिंग अबाउट फीट एंड देन दिस इज दैट डिस्ट्रीब्यूशन. और यहाँ पर हम रख लेते हैं कि अगेन लेट मी अस्यूम के 5 फीट वाला जो है उसका 50 kg है, एंड देन 5 kg के डिफरेंस से हम लगा देते हैं इस तरह से जो है. ठीक है, नाउ सपोज आई वांट यू टू फिगर आउट कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, जॉइंट प्रोबेबिलिटी ऑफ सम हाइट. Suppose करें कि this x is height and y is weight. So we want to compute कि what is the joint probability of height maybe between 4 to 6 feet and weight between maybe यहाँ से मैं 60 से लेकर 70 kg तक की. ठीक है, तो इन दैट केस व्हाट आई वुड हैव टू डू इज कि ये जो पीडीएफ है इसका वो एरिया निकालना होगा जो यहाँ से 5 से 6 के दरमियान आएगा यहाँ पे, यानी इन अदर वर्ड्स मैं x से इधर से जाऊंगी, y से इधर से जाऊंगी, और ये जो बन रहा है रीजन इसके अंडर में जितना भी मेरे पास वॉल्यूम है आई शुड बी गेटिंग दिस थिंग. एंड द फॉर्मूला इज सिंपलिंग दिस थिंग विच इज अगेन इंटीग्रेशन है. एक की जो है वो 4 से लेकर 6 तक करूंगी, दूसरा वाला जो x की जो है वो 4 से 6 तक होगी और y की जो वो 50 से 70 तक होगी, एंड देन व्हाटएवर आई एम गेटिंग वुड बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ having area under the curve जो है वो मुझे probability दे रही होगी between these heights and weights. ठीक है, so this is one concept. और इसमें जो है we can see के dependencies हैं, because we can see कि actually आपके पास अगर specific height और specific अगर फर्ज करें कि मैं इसी weight में हाइट चेंज कर देती हूँ तो इसका मतलब है कि मेरे पास जो है वो डिफरेंट किस्म के जो है वो रिलेशनशिप नजर आ रहा होगा. या इन अदर वर्ड्स अगर इन जनरल में कहूँ, अगर मैं सिर्फ फर्स्ट करें हाइट और वेट को करती हूँ प्लॉट, तो आई शुड बी गेटिंग समथिंग लाइक दिस कि जैसे जैसे हाइट बढ़ रही है वेट भी उस तरह से बढ़ता चला जा रहा है, और जो प्रोबेबिलिटी है वो बेसिकली इसके इर्द गिर्द. ओके, अभी वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कंटूर प्लॉट, बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि ये जो बेल शेप कर्व है ना, ये इसके ऊपर ही आ रही होगी एंड समहाउ टिल्टेड सी बेल शेप होगी. ठीक है, फॉर दिस इज नॉट टिल्टेड बट वी विल सी द टिल्टेड वन लेटर ऑन. बट व्हाट वी आर सेइंग इज कि डिपेंडेंसीज अगर हैं उस केस में आपके पास जो आंसर है वो डिफरेंट होगा, जब नहीं है तो डिफरेंट होगा.
बट द वे टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी इज सेम कि आपके पास जो है वो जॉइंट पीडीएफ मौजूद है और उसमें से जो है वो आपने इंटीग्रेट करके निकाल लिया है। अच्छा, नाउ अभी अब हमें दोनों की एग्जांपल्स देंगी ये आगे जाके। अच्छा ठीक है कि मतलब जो है ना, हम आगे एक आध एग्जांपल्स भी कर रहे होंगे जिसमें हम ये देखेंगे कि आपके पास डिपेंडेंट हो तो क्या होता है, नॉन डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट हो तो क्या और होता है। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग वी आर जस्ट ट्राइंग टू फिगर आउट के व्हाट डज इट मीन बाय दीज डिफरेंट फॉर्मूलाज। ठीक है, अच्छा उसके बाद अगेन, अच्छा दिस इज जस्ट जेनेरिक फार्मूला। अगर हम आपको याद हो कि हमने पीछे जब बात की थी, वी टॉक्ड अबाउट दिस थिंग कि अगर आपके पास CDF की हम बात करते हैं तो CDF ऑफ any random variable was equal to probability of that random variable less than some number, specific number। ठीक है, अब यहाँ इस केस में जो वी आर टॉकिंग अबाउट CDF, दिस इज अगेन द सेम कॉन्सेप्ट, लेकिन इट इज फॉर बोथ द टाइम, यानी आप हाइट और वेट दोनों की टर्म्स में जो है वो बात कर रहे हैं। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कि सिर्फ हाइट या सिर्फ वेट की बात कर रहे हैं। ठीक है, देन अगेन ये जो फॉर्मूला है, अगेन आई विल टॉक अबाउट इंट्यूशन मोर, और एक दो एग्जांपल्स भी हम करेंगे। लेकिन जो फॉर्मूला है, जिस तरह लास्ट टाइम हमने देखा था जब वी हैव ओनली वन रैंडम वेरिएबल, देन इन दैट केस हमारे पास जो PDF था इट वाज इक्वल टू डिफरेंशियल ऑफ CDF। ठीक है, तो इस केस में जो है वी हैव अगेन द सेम कॉन्सेप्ट हियर, बट वी हैव डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x and y बोथ, विच मीन्स कि हमारे पास जो है वो पार्शली जो है डिराइव हम विद रिस्पेक्ट टू बोथ वेरिएबल्स कर रहे हैं। ठीक है, ओके, बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, इस फिगर के रेफरेंस से देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स जो कि मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगी। लास्ट टाइम भी मैंने आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट डू यू नो अबाउट दिस प्लॉट, ये जो बॉटम पे है, एनीवन? ओके, दिस इज एक्चुअली कॉल्ड कॉन्टूर प्लॉट। ठीक है, ये अब होता क्या है, अब आप देखें, अगर आप इसको ऊपर वाले प्लॉट और नीचे वाले प्लॉट को पे गौर करें तो यू विल सी कि देयर इज अ कलर पैटर्न जो कि डिफाइन है। फॉर एग्जांपल, अब मेरे पास ऊपर वाला जो प्लॉट है यहाँ पर येलो है, तो नीचे वाला जो है उसके सेंटर में येलो है। ठीक है, और जैसे जैसे मैं बाहर मूव करती जा रही हूँ, अगर ये मेरा आउटर यानी ये जो बॉटम है इसमें मेरे पास ब्लू है, तो यहाँ जो आउटर मोस्ट है दैट इज एक्चुअली ब्लू। सो व्हाट एक्चुअली हैपनिंग इज कि दिस इज एक्चुअली द प्लॉट ऑफ दिस जो मेरा यहाँ पर 3D प्लॉट है उसका 2D डायमेंशनल में प्लॉट है। एंड व्हाट वी आर डूइंग इज कि हम ये सर्कल्स जो हैं इसके इर्द गिर्द, ये सर्कल्स ले रहे हैं। यानी आप ये समझ लें कि अगर आप ऊपर से उसको देख रहे हैं और आपको जो डिफरेंट कलर्स नजर आ रहे हैं, कि एक आपको ब्लू कलर नजर आ रहा है बाहर और ओपन है समहाउ, ठीक है, एंड देन यू आर गेटिंग, और रिफ्लेक्शन आप कह लें, ठीक है, एंड देन यू आर गेटिंग लाइट ब्लू, देन सायन, देन डिफरेंट शेड्स हैं, उसको मैं नीचे प्लॉट कर रही हूँ। ठीक है, तो दिस इज एक्चुअली कॉल्ड कंटूर प्लॉट, एंड दिस इज अ वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग 3-dimensional plot in 2-dimensional, and this is not only for this particular, जो है ना, हम सिर्फ probability में या PDF में इसको यूज नहीं कर रहे होते, हम इसको जो है वो और जगहों पे भी यूज कर रहे होते हैं। नाउ आप कोई मुझे बताएगा कि चलें, ये तो मैंने कर दिया, इसका मतलब है कि ये वाला जो चीज है, ये वाला यानी ये वाला जो सर्कल है, दिस इज एक्चुअली द आउटर मोस्ट सर्कल। ठीक है, फिर ये वाला जो है वो इसके अंदर वाला है, एंड सो, और ये जो बिल्कुल ऊपर छोटा सा सर्कल है, इट इज शोइंग द सेंटर ऑफ द प्लॉट। ठीक है, नाउ व्हाट माय पॉइंट इज कि अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मुझे ये बताएं कि प्रोबेबिलिटी जो है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ये जो जॉइंट इवेंट है, ठीक है, ये हाइट थी मेरे पास, इसको x कहा था हमने और इसको हमने y कहा था, हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी जो है वो इन कंटूर्स में से कहाँ पर है? आप नाम देंगे या वैसे ही बोल दें? नहीं, आप में से कोई भी बोल दो। मैं बताऊं? मैम एट द सेंटर। एट द सेंटर, ओके, एंड सेंटर की ओके, एंड देन व्हाट अबाउट, ओके चलें ठीक है, एट द सेंटर हो जाएगा। लोएस्ट प्रोबेबिलिटी कहाँ पर होगी? आउटर मोस्ट सर्कल। आउटर मोस्ट सर्कल में। एंड हाउ आर यू गेटिंग दिस? मैम क्योंकि
कि हाई प्रोबेबिलिटी इसको बता रही है ना, ठीक है, दिस इज ओके, ठीक है। नाउ अनदर क्वेश्चन इज कि अब अगर मैं ये सर्कल लेती हूँ, सबसे आउटर मोस्ट वाला जो सर्कल है, इस सर्कल में ओके, लेट मी जस्ट मेक दिस सर्कल हियर। अब मुझे बताएं कि इस सर्कल में यहाँ प्रोबेबिलिटी ज्यादा है या यहाँ ज्यादा है या यहाँ ज्यादा है या यहाँ ज्यादा है? मैम इक्वल होगी। इक्वल होगी, ओके। व्हाई? बिकॉज ये वाला जो हमारे पास ये बेसिकली हमने गॉसियन 2 डायमेंशनल में प्लॉट किया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर जो है मेरे पास जो भी वैल्यू नजर आ रही है मुझे, दैट इज एक्चुअली बिकॉज ये जो कंट्रोल मैंने लिया हुआ है, दिस इज फॉर ऑल द वैल्यूज एट द इक्वल लेवल इन z डायरेक्शन, ठीक है। ये अगर x है, ये y है, तो ये जो डायरेक्शन थी ये z डायरेक्शन है, एंड z डायरेक्शन इज एक्चुअली माय PDF डायरेक्शन। तो जो z अगर सेम z है इस वाले सर्कल पे, तो इसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटी सेम होगी, ठीक है। लेकिन व्हाट इफ अब मैं x और y को प्लॉट करना चाहती हूँ, ठीक है। आई वांट टू प्लॉट हाइट एंड वेट देमसेल्फ, वो जो पिछली दफा का एक क्वेश्चन शाहजेब का था, ठीक है, कि जब x और y जो है वो अगर दो रैंडम वेरिएबल्स हैं, तो वो तो इसका मतलब है कि आपके पास दो डायरेक्शन में दो पॉइंट्स हैं जो कि दो डायरेक्शन में आप सिंपल प्लॉट कर रहे हैं, विच इज राइट, ठीक है। कि अगर मैं x और y को करना चाहती हूँ, तो इसका मतलब है कि क्या है कि मेरे पास अगर आप एक्चुअल वैल्यूज देखेंगे ना, तो इट वुड बी समथिंग लाइक दिस। आपके पास ज्यादा यहाँ पे वैल्यूज होंगी बिकॉज दिस इज द हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी जो हमें भी नजर आ रही है, ठीक है। एंड देन देयर विल बी स्कैटर्ड, नॉट एग्जैक्टली ऑन दीज पॉइंट्स, लेकिन इनके इर्द गिर्द जो है स्कैटर्ड वैल्यूज होंगी, ठीक है। अब नाउ व्हाट इज इज टेलिंग मी इज कि यहाँ अगर मैंने एक हाइट ले ली है और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे कोई वेट आ रहा है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी इज सेम एज मे बी ये वाला हाइट और ये वाले वेट की जो प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। दो दे हैव डिफरेंट हाइज एंड वेट्स कॉम्बिनेशन, लेकिन प्रोबेबिलिटी के लिहाज से दे आर सेम बिकॉज दे आर ऑलमोस्ट ऑन द सेम कंटूर, ओके। इज इट क्लियर टू एवरीवन कि ये वाली जो चीज, बिकॉज हम इसके रेफरेंस से जो है ना वो आगे चीजें देखते रहेंगे, सो दिस इज इंपॉर्टेंट कि यू अंडरस्टैंड कि आप जब कंटूर प्लॉट करते हैं तो एवरी कंटूर इज ऑन द सेम प्रोबेबिलिटी, ठीक है। और हमने बेसिकली ये जो गॉसियन इस पे फिट किया हुआ है, तो हमने किया हुआ क्या है कि हमारे पास अगर मैं सिर्फ x और y की वैल्यूज लेती हूँ, ठीक है, मेरे पास x और y जो है ना वो कुछ इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड होंगी, अगर मैं इसकी बात कर रही हूँ, ठीक है, अगर मेरे पास इस तरह का कंट्रोल प्लॉट आ रहा है तो, ठीक है। और एंड देन व्हाट इज हैपनिंग कि हम उसमें से मीन एंड वेरिएंस लेके हमने उसके ऊपर एक गॉसियन को फिट कर दिया है, विच इज नॉट एग्जैक्टली कि हर वैल्यू को फिट हो रहा हो, बट इट इज अप्रोक्सीमेटली फिटिंग। सो आई एम गेटिंग एक्चुअली दिस थिंग जो कि 2 डायमेंशन का गॉसियन मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है, ओके। एंड बट दिस इज एक्चुअली प्लॉटेड with the help of whatever was the actual relationship, यानी एक्चुअल जो थे उसका रिलेशनशिप था, मैंने उस रिलेशनशिप के ऊपर उनकी प्रोबेबिलिटी को मैप कर दिया एंड 3 डायमेंशन पे हमारे पास आ गया, ओके। लेट्स मूव फॉरवर्ड। जब ये चीज़ अगर क्लियर हो गई है देन वी विल सी कि आगे क्या है। अच्छा, नेक्स्ट जो चीज़ है, वी वांट टू फाइंड द मार्जिनल, वी वांट टू टॉक अबाउट द मार्जिनल। अगेन इक्वेशन तो हम देख ही लेंगे। कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द मार्जिनल प्रोबेबिलिटी? अगर आपके पास लेट्स सपोज, ठीक है, अगेन जिस तरह मैंने शुरू में ही कहा है कि आई जस्ट वांट टू डिस्कस द कॉन्सेप्ट्स, क्योंकि एक तो ये कि टाइम भी नहीं है, दूसरा चीज़ ये कि दिस इज़ नॉट अ प्रोबेबिलिटी कोर्स, हम जो है वो सिर्फ थोड़ा सा चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं कि व्हाट डज इट मीन बाय डिफरेंट टर्म्स, और उसके बाद जो है वो एक आध एग्जाम्पल भी हम करेंगे, बट एग्जाम्पल इज नॉट एक्चुअली, या इक्वेशंस आर नॉट द पर्पस। अब कोई मुझे बताएगा कि मार्जिनल का क्या मतलब होता है? एनीवन पढ़ा हुआ है? अच्छा, कितने लोगों ने मार्जिनल पढ़ा हुआ है कहीं पर, कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ है, ओके। अच्छा देखें, व्हाट डज इट मीन बाय मार्जिनल। अब अगेन मेरे पास अगर मैंने बहुत ही सिंपल सी एग्जांपल लेने की कोशिश की है ना, कि दिस इज हाइट, एक्स जो है वो हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड वाई जो है वो मेरे पास वेट को कर रहा है, ठीक है। अब लेट्स सपोज आई एम इंटरेस्टेड इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाइट ओनली, ठीक है। मैं आई डोंट केयर के वेट्स किस तरह डिस्ट्रीब्यूटेड थे, ठीक है। मेरे पास जो है मेरा पर्पस, अब देखें इस फिगर में यू कैन सी वन थिंग कि आपको जो है यहाँ पे गॉसियंस जो नजर आ रहे हैं, यू हैव गॉसियन प्लॉट्स ऑन एक्स on this direction and on this direction also,
ठीक है, और ये मिलकर जॉइंट आपको काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन दे रहे हैं। ठीक है, लेट्स सपोज के आई डोंट केयर कि वेट किस तरह से चेंज हो रहा है, मैं सिर्फ ये देखना चाहती हूँ कि हाइट किस तरह से चेंज हो रही थी। ठीक है, देयर इज समवन एल्स हु इज जस्ट कंसर्न कि वेट की डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, हाइट का कोई they don't want to actually know about the height. So in that case what we will be doing is we will be just taking the variabilities in the probability or distribution of the probability in one direction only, यानी only x की direction में और only y की direction में। ठीक है, और उसको हम simply marginal कहते हैं। ठीक है, so let me move। इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि इफ यू आर गिवन अ सिचुएशन जहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन हो वो ही जॉइंट सच केसेस। जी दोबारा बताओ। जी जी बोले, मैंने सुना नहीं आपका। जी मैं ये कह रही थी कि ये मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन की ज़रूरत कब पेश आती है? मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन की जरूरत ना उस वक्त पेश आती है, देखें नॉर्मली मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन आपको फुल पिक्चर नहीं कर रही होती है, क्योंकि अगर आपके पास दो वेरिएबल्स हैं जो कि साथ साथ रिलेटेड हैं, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उनके रिलेशनशिप को फिगर आउट करना जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन की जो है वो ज़रूरत मोस्टली हम उस केस में हमें आ रही होती है जब आपके पास इंडिपेंडेंट अगर रैंडम वेरिएबल्स हैं, तो इसका मतलब है कि एक जो है वो दूसरे को इफेक्ट ही नहीं कर रहा। तो उस केस में जो है आपके पास मार्जिनल्स जो हैं दे आर एक्चुअली गिविंग यू द इंफॉर्मेशन ऑफ ईच ऑफ देम सेपरेटली, कि आपके पास जो हाइट है, अगर आपको हाइट का पता है तो उससे वेट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, या वेट का पता है, फॉर एग्जांपल फर्स्ट करें कि हाइट और वेट का जो है ना वो प्लॉट इस टाइप का है मेरे पास। अच्छा, आप ये कहना चाह रही हैं कि हम मार्जिनल सिर्फ तब निकाल सकेंगे जब दोनों एक इंडिपेंडेंट हो? नहीं नहीं नहीं, निकाल तो हम सब यहाँ से भी सकते हैं। उसके लिए सिर्फ हमने क्या करना है कि वी नीड टू, अगर हम x का मार्जिनल निकाल रहे हैं ना, तो वी नीड टू एक्चुअली इंटीग्रेट ओवर द होल y, मतलब आप इंटीग्रेट आउट कर रहे हैं y कंपोनेंट को, कि आप सारे x का सिर्फ रख रहे हैं और y को जो है वो पूरे का पूरा रिमूव कर रहे हैं, बिकॉज यू डोंट केयर कि y जो है वो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक वट एवर इट वॉज, इट डजेंट मैटर, आप सिर्फ x को देखना चाह रहे हैं कि x क्या है। ये अगर आप y का मार्जिनल निकाल रहे हैं तो उस केस में यू आर जस्ट ट्राइंग टू फिगर आउट, फॉर एग्जाम्पल कि आप सिर्फ हाइट की वेरिएबिलिटी या हाइट के चेंजेस को प्लॉट करना चाह रहे हैं या हाइट की डिस्ट्रीब्यूशन देखना चाह रहे हैं। जो आपके पास वेट था वो बेशक 1 किलो से लेकर 100 किलो तक भी हो, इट डजेंट मैटर। सो यू आर इंटीग्रेटिंग आउट ओवर द अदर वेरिएबल, जिसका मार्जिनल ले रहे हैं उसके दूसरे वेरिएबल को आप इंटीग्रेट आउट कर रहे हैं, बिकॉज यू डोंट केयर अबाउट दैट। मगर आप जो है, तो इसका मार्जिनल का क्या मतलब है कि आपके पास दो रैंडम वेरिएबल्स थे तो आप इनको इंडिविजुअल जो है वो एक पीडीएफ निकालना। जी, इंडिविजुअल निकाल। लेकिन मैं वैसे सोच रही थी कि कभी ऐसे नहीं सोचा था, अभी आपकी क्लास में सोच रही थी कि ये भी बड़ा कमाल है कि वो डिपेंडेंट है फिर भी हम एक देख रहे हैं, अदरवाइज एक बिल्कुल दो बिल्कुल है, चीजों में से एक को देखना बहुत मुश्किल है अनलेस वो इंडिपेंडेंट। बिल्कुल मुश्किल काम है, लेकिन ये कि व्हाट वी आर, वही तो मैं कह रही हूँ ना कि मार्जिनल जो है वो अनलेस एंड अनटिल के वो इंडिपेंडेंट हो, मार्जिनल डजंट गिव अस द होल पिक्चर, बिकॉज आप दूसरे की डिपेंडेंसी जो थी उसको बिल्कुल ही नलीफाई कर रहे हैं ना। ठीक है, बट द थिंग इज के दीज एक्चुअली कॉन्सेप्ट डू मैटर अलॉट। ठीक है, कि जो है ना ये हम डिफरेंट जगहों पे यूज करते हैं, और जब आपको इंट्यूशन थोड़ी सी समझ आ जाए ना तो फिर चीजें पढ़ने में मजा भी बहुत आता है। फॉर एग्जाम्पल इस तरह से नहीं कभी मैंने सोचा था कि बाकी इतना कमाल है कि दो चीजें आपस में डिपेंडेंट हैं, लेकिन हमें फिर भी एक नजर आ गया। बिल्कुल, कि आप उसमें से दूसरे का जो है ना इफेक्ट ही निकाल रहे हैं, कि जो है ना आप कह रहे हैं कि जी आई डोंट केयर कि वो कितना चेंज हो रहा है, उसको क्या हो रहा है, बस मुझे सिर्फ इसका बता दो कि इसका चेंज क्या हो रहा है ना। तो डिपेंडेंसीज को आप बिल्कुल रूल आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो आप मतलब एक का पीडीएफ, और इसमें जो है वो एक मैंने फिर यहाँ पे भी फिगर बनाने की कोशिश की हुई है कि जिसमें ये नीचे जो है आपको नजर आ रही होगी कि अब मेरे पास अगर इस तरह का कंटूर प्लॉट अगर है, तो इसमें जो है वो अगर एक x देखें, x पे जो स्प्रेड ज़्यादा है तो उसका अगर पीडीएफ जॉइंट पीडीएफ गॉसियन है, तो आई एम अज्यूमिंग कि मेरे पास दोनों जो है वो इंडिविजुअली भी गॉसियन थे, तो मेरे पास मार्जिनल दोनों के आ रहे हैं, मगर एक जो है वो आप देख लें कि उसकी विड्थ कम है एज कम्पेयर टू द अदर वन, बिकॉज एक में स्प्रेड ज़्यादा था एक में कम था, और मैं समहाउ इन दोनों को अगर कंबाइन करूँ तो फिर मुझे जो है वो जॉइंट पीडीएफ मिला था। फॉर्मूला इज वेरी सिंपल, मतलब फॉर्मूला इज इटसेल्फ नॉट दैट डिफिकल्ट, आपने इंटीग्रेट आउट करना है, बट द कॉन्सेप्ट इज
इज कि यू आर टेकिंग आउट द इफेक्ट ऑफ वन फ्रॉम द अदर, ठीक है, कि आप दोनों का बस सेपरेट आउट कर रहे हैं विदाउट बीइंग कंसर्न्ड अबाउट कि क्या हो रहा था। अच्छा, अब नेक्स्ट जो है वी विल गो टुवर्ड्स, अच्छा ये सबको क्लियर हो गया? अगेन मैं बार बार आपको कह रही हूँ कि आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट इंट्यूशन। एग्जांपल जो है उसके हम अभी आते हैं थोड़ी देर में, लेकिन आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट कि इसका पर्पस क्या बन रहा होता है। नेक्स्ट आप लोगों ने जो अगेन चीज पढ़ी हुई है ऑलरेडी, दैट इज इंडिपेंडेंस। लेकिन बिफोर moving towards independence, let's do a very simple example of these जो चीजें हमने अभी देखी है ना, marginal को देख लेते हैं और probability को compute करके देख लेते हैं। Okay, so let me actually write the question here, और क्योंकि अगले में मैंने इसको solve किया हुआ है तो अगले पे जाने के बजाय, and I will give you just maybe 5 minutes to give me a few answers। बहुत simple सा है कि let's suppose कि मेरे पास I have a joint PDF जिसको मैं इस तरह से लिखती हूँ, is equal to 2/3 times x plus 2y when x is between 0 and 1 and y is also between 0 and 1, and then it is 0 otherwise। ठीक है, I want you to give me f(x) of x, ठीक है, यानी मार्जिनल ऑफ x। जी, आई थिंक आप लोग जो है वो खुद इसको करने की कोशिश करें। 8 और 2 हुए हैं ना, 8 और 5 पे जो है वी विल गो टू द नेक्स्ट स्लाइड जहाँ पे एग्जांपल हुई हुई है। हाउ वुड यू स्टार्ट? एक तो सबसे पहले चीज़ जो है, ओके लेट मी जस्ट राइट द फॉर्मूला, और फिर आपको खैर करना और आसान हो जाएगा कि अगर मार्जिनल है तो हम कैसे करेंगे कि माइनस इन्फिनिटी, अब क्योंकि x का मार्जिनल है तो इसका मतलब है वी विल इंटीग्रेट ओवर y, सो वी विल इंटीग्रेट ओवर y, और क्योंकि लिमिट दोनों की 0 से 1 है तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी की तो ज़रूरत ही नहीं है। इसको जो है वो मैं 2/3 बाहर कर देती हूँ, x plus 2y dy। ठीक है, मुझे इसका अब बताए क्या होगा। ये नीचे क्या है, 9 है, उसके बाद क्या लिखा है आपने? सॉरी 9 नहीं, ये 0 है। मेरी जो राइटिंग है ना वो भी बेचारी, ये 0 अदरवाइज 5x2y, अच्छा फिर 0 अदरवाइज। 3, ठीक है। अगर किसी का पहले हो गया हो तो आप बता सकते हैं। मैम y into x plus y हाँ into 2/3। शाहजेब, मार्जिनल में y आएगा? जी मैम। Ma'am, 2/3x plus 4/3. 3x plus जी जी, ओके sorry। 2/3x plus 1। ओके गुड जी, दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके ठीक है, मार्जिनल मींस के द रिमेनिंग पार्ट शुड बी डिपेंडेंट ऑन x, क्योंकि y को तो हमने इंटीग्रेट आउट कर दिया ना, उसका इफेक्ट तो हमने निकाल लिया। तो अब हमारे पास जो ये दिस
दिस इज व्हाट इज लेफ्ट, ठीक है। और इसमें जो है एंड इट विल ऑलवेज बी अ फंक्शन ऑफ x बिकॉज ये x की पीडीएफ है, ठीक है। दिस इज अ पीडीएफ ऑफ x and we have integrated out the pdf whatever was the effect of y and similarly आप इसी क्वेश्चन को जो है ना वो pdf of y निकाल सकते हैं and then if you want to find out the probability when x is less than half and y is also less than half, तो उसके लिए जो है अगेन हम क्या करेंगे कि वी हैव सीन के अगर आप probability निकालना चाहते हैं जॉइंट पीडीएफ के लिए, यहाँ पे मैंने जो है वो एग्जाम्पल दी हुई है, ठीक है। कि अब आपके पास अगर लेस देन हाफ है तो इसका मतलब है कि आप 0 से लेकर हाफ तक इंटीग्रेट कर रहे हैं ना, और बिकॉज माइनस इन्फिनिटी तो है ही नहीं उसका जो है। एंड सिमिलरली दोनों को 0 से हाफ तक इंटीग्रेट करेंगे। ये मैंने अपने पास की हुई तो है एग्जाम्पल, बट आई जस्ट आई डोंट थिंक वी शुड बी वेस्टिंग टाइम ऑन दिस। लेट मी जस्ट गिव यू द आंसर्स ताकि आप उसको टैली कर सकें जब आप खुद करेंगे, ठीक है। एंड आई वुड एडवाइज यू कि आप जो है ना वो खुद करके देखिएगा, और अगर आंसर्स मैच नहीं करते देन यू कैन ऑलवेज आस्क मी कि आपका आंसर क्यों नहीं आ रहा, ठीक है। तो मेरे पास जो आंसर आया हुआ है f of y which is the marginal of y का आंसर is किधर लिखा हुआ है मैंने, yes this is 1/3 plus 4/3y, ठीक है। और जो प्रोबेबिलिटी है सी पार्ट है, ठीक है, इट शुड बी अ नंबर बिकॉज ऑफ द रीजन के ऑब्वियसली बात है कि प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज अ नंबर के जो आपको ये बता रहा होता है कि कितने परसेंटेज वो है। तो दिस इट कम्स आउट टू बी 1/8। तो ये आप लोग खुद अपने तौर पे करके देखिएगा एंड देन इफ यू हैव एनी इश्यूज तो यू कैन ऑलवेज आस्क मी इंडिविजुअली। अच्छा ask you a question here. जी जी श्योर। अगर आप ये काइंडली इंट्यूटिवली एक्सप्लेन कर दें कि जैसे आप कह रही थी ना कि हमने ये जो y का फैक्टर है इसको हमने इंटीग्रेट आउट कर दिया। अब ये बुक्स में भी यही होता है कि ये फॉर्मूला होता है और x में आंसर आ जाता है, लेकिन x में y कहाँ गया, कहाँ उड़ गया? नहीं y उड़ा नहीं है, हमने y का जो है ना देखिए हमने क्योंकि जो इंटीग्रेट आउट किया है ना जब 0 से लेकर 1 तक, तो इसका मतलब है हमने ये किया है कि हमने जो सारे का सारा y था whatever y was हमने उसके इफेक्ट को काइंड ऑफ उसमें एब्जॉर्ब किया हुआ है, क्योंकि हमने इग्नोर तो नहीं किया ना y को, ठीक है। अगर आप एक वेरिएबल को इंटीग्रेट आउट कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि उसकी जितनी भी वैल्यूज थी ना आप ये नहीं देख रहे। फॉर एग्जांपल ओके लेट मी कंपेयर इट विद कंडीशनल। फॉर एग्जांपल लेट सपोज कि मैं आपसे ये कहती हूँ कि आप ना वी वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ f ऑफ x गिवन y। इससे क्या समझ में आती है आपको? इससे तो बिल्कुल क्लियर समझ में आती है कि y एक वैल्यू है, अब उसके अराउंड आप देख लें कि x के क्या हालात बन रहे हैं, हाउ x। हाँ तो देखें तो इसमें क्या मतलब है कि इसका मतलब ये कि फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज कि मैंने ये कह दिया कि मेरे पास जो है वो हाइट लेट्स सपोज के वेट जो था वो 50 kg मैं ले रही हूँ, y को मैंने 50 रख दिया है। अब उसके कॉरस्पॉन्डिंग हाइट की क्या डिस्ट्रीब्यूशन होगी? अच्छा मुझे आपकी बात समझ आ रही है, आप ये कह रही हैं कि हम y इसमें तो एक वैल्यू ले रहे हैं ना, और जो मार्जिनल में आप सारे y's एग्जैक्टली हाँ, बट वी आर सेइंग इज कि वी आर नॉट कंसर्न कि क्या था वो, ठीक है। तो इंटीग्रेट आउट जब आप किसी चीज को कर रहे हैं ना तो इसका मतलब है कि हम देखें हमने उसकी लिमिट भी पूरी लगाई है एंड वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट कि एवरीथिंग जो भी उसकी था वी डोंट केयर, वो जो भी था हमने सब कवर कर लिया है। वी जस्ट केयर कि x उसके बाद क्या बच जाता है या x की अपनी शेप क्या है इंडिविजुअल। थैंक यू सो मच। मैम यानी मार्जिनल जो होती है वो अनकंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। हाँ मार्जिनल जो है वो आपके पास अनकंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। देखिए कंडीशनल का मतलब ये है कि आपने y की सिर्फ एक स्पेसिफिक वैल्यू के लिए x की डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं। मार्जिनल का मतलब है कि तमाम के तमाम y's को लेके नो मैटर आपने y माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक जो मर्जी थे उनको आपने सबकी वैल्यूज को लेके x जो अकेला है वो किस तरह, यानी आप मार्जिनल जो है ना वो ये कह सकते हैं कि उनकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज क्या थी वो कंबाइन होके तो कुछ और आ गई हैं, ठीक है। लेकिन ये कि एक की प्रॉपर्टी को छोड़ के मतलब फॉर एग्जांपल ये करें ना कि मेरे पास जो है वो
50,000 लोग हैं और मैंने उनकी हाइट भी की हुई है और वेट भी की हुई है, एंड आई एम जस्ट आस्किंग यू कि वेट किस तरह डिस्ट्रीब्यूटेड है, मुझे ये बता दें, आई डोंट केयर कि हाइट क्या थी, ठीक है। अब हाइट का फैक्टर, अब मैंने कंबाइन आपको फैक्टर जो दिया हुआ है वो मैंने कंबाइन डाटा दिया हुआ है, ठीक है, बट आई एम टेलिंग यू कि जी वेट जितने भी मर्जी थे ना उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे हाइट बताएं। सो व्हाट विल हैपन कि वो जो आपको कंबाइंड डाटा था उसमें से आप वेट की तमाम वेट्स लेंगे मगर हाइट की डिस्ट्रीब्यूशन को चेक करेंगे कि हाइट किस तरह से आ रही है। ऑन द अदर हैंड अगर आप कंडीशनल की बात करते हैं तो फिर मैं आपको क्या कह सकती हूँ कि मैंने आपको ज्वाइंट डाटा दिया हुआ है एंड आई एम टेलिंग यू कि जी मेरे पास जो था, लेट्स सपोज के जितने भी वेट जो थे वो 65 kg वाले लोग हैं ना, उसकी मुझे डिस्ट्रीब्यूशन बता दें हाइट की, देन इन दैट केस यू आर नॉट टेकिंग अदर वेट्स। अगर आपके पास वेट्स जो हैं दे आर फ्रॉम मे बी 50 kg से लेकर 80 kg तक हैं, तो आप सिर्फ 60 का स्ट्रिप उठाएंगे और उसमें देखेंगे कि हाइट की क्या डिस्ट्रीब्यूशन है। अदरवाइज आप क्या कह रहे हैं कि वो 50 से लेकर 60, 80, 90 व्हाटएवर जो भी है, आप सारे स्ट्रिप्स में उन सबको इग्नोर करके बस सिर्फ एक्स को देख रहे हैं कि एक्स कैसे वेरी हो रहा है। इज इट क्लियर? थैंक यू। ओके, अच्छा जी, तो अब अच्छा अब यहाँ से जो है, ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू द इंडिपेंडेंस। अब जो एग्जांपल अभी मैं डिस्कस कर रही थी इसमें तो इंडिपेंडेंस नहीं है, ठीक है, बिकॉज ऑफ द रीजन के वी एक्चुअली सी के नॉर्मली जो लोग ज्यादा हाइट के होते हैं उनकी वेट जो है, उनका वेट जो है वो नॉर्मली ज्यादा ही निकलता है, अनलेस एंड अनटिल लगे इनके कोई आउटलायर हो कि हाइट बहुत ज्यादा भी है लेकिन उसका वेट कम है, या ये कि वेट हाइट बहुत कम है मगर किसी ने बहुत ज्यादा वेट गेन किया हुआ है, ठीक है, बट दे आर आउटलायर्स, बट देयर इज अ ट्रेंड जो कि नॉर्मली फॉलो हो रहा होता है। इंडिपेंडेंस का क्या कॉन्सेप्ट हो जाता है, लेट्स सपोज के दो रैंडम वेरिएबल हैं जिनमें एक दूसरे से रिलेशनशिप ही नहीं है। फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज कि एक रैंडम वेरिएबल जो है वो हम वेट ही रख लेते हैं और दूसरा रैंडम वेरिएबल हम कह देते हैं कि लोगों की IQs है, ठीक है। अब ऑब्वियसली IQs आर नॉट रिलेटेड टू वेट, या ये कि मैं इसमें से हाइट ले लेती हूँ और IQ ले लेती हूँ, तो IQ इज नॉट रिलेटेड टू हाइट। तो इन दैट केस व्हाट वुड हैपन कि अब मेरे पास जो है दे वुड बी टू इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स, ओके ओके। लेट मी गो टू द डेफिनेशन ऑफ द इंडिपेंडेंट। अब देखिए डेफिनेशन तो वही वाली है जो कि स्टैंडर्ड है, आप लोगों ने हमेशा पढ़ी होगी कि अगर इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल में क्या हो रहा है कि इफ यू आर टॉकिंग अबाउट PDF CDF, तो CDF इस तरह से, यानी द जॉइंट प्रोबेबिलिटी इज डिवाइडेड इनटू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मार्जिनल्स, ठीक है, कि सिंपली जो है वो दो आपने अलग अलग करके ना उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जॉइंट आ जाएगी, जबकि नॉर्मल हालात में अगर इंडिपेंडेंस ना हो तो ऐसा नहीं होता, बिकॉज वो एक दूसरे को इफेक्ट डाल रही होती हैं। और इसकी एग्जांपल किस तरह से, अगर फर्स्ट करें कि मैं प्लॉट करती हूँ, लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पे मैंने हाइट प्लॉट कर दी है जिसको मैं x ले लेती हूँ और इधर मैंने IQ लेवल प्लॉट कर दिया, ठीक है, जिसको मैं y ले लेती हूँ। अब मोस्ट प्रोबेबली दिस प्लॉट विल बी समथिंग लाइक दिस, ठीक है। नाउ व्हाट डज इट मीन कि अब आप देखें मे बी हाइट जो है, लेट्स सपोज के हाइट इज फ्रॉम मे बी 3 फीट से लेकर 6 फीट तक के सारे लोग हमने लिए हैं। नो अब मैं आपको अगर ये कहती हूँ कि अच्छा जी 3 फीट का कोई बंदा था, मुझे बताएं कि इसका IQ लेवल ज्यादा होगा कि कम होगा। यू डोंट एक्चुअली नो, बिकॉज ये क्या है कि आपके पास जो है वो इक्वल चांस है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कुछ भी IQ लेवल हो सकता है ना उसका, ठीक है। सिमिलरली आपके पास जो है अगर 6 फीट का है तो उसका भी देयर कैन बी एनीथिंग। सो देयर इज नो वेल डिफाइंड रिलेशनशिप इन द केस ऑफ इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स के आपके पास जो है मतलब इंडिपेंडेंट है, यानी इट मीन्स के पहले वाले की इंफॉर्मेशन अगर मैं आपको ये कह देती हूँ कि एक पर्सन है जिसकी हाइट 5 फीट है, तो आप मुझे ये आंसर नहीं इसको देख के बता सकते कि उसका IQ कितना होता होगा, बिकॉज ऑफ द रीजन कि दे डोंट हैव एनी डिपेंडेंसीज ऑन ईच अदर। ऑन द अदर हैंड अगर मैं हाइट और वेट को करती ना तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि इट वुड बी समथिंग लाइक दिस, ठीक है, विच मीन्स कि क्या हो रहा है कि अगर मेरे पास हाइट जो है वो लेट्स सपोज के 5 kg है, सॉरी 5 फीट है, तो इसका मतलब ये है कि आई कैन सेफली से कि हाँ जी इस बंदे की जो इसका जो वेट होगा ना वो 3 फीट वाले से ज्यादा होगा या अप्रोक्सीमेटली इस जगह पर होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, तो इस केस में जो है देयर इज अ डिपेंडेंसी।
और जब भी आपके डिपेंडेंसीज वाले ग्राफ होते हैं वो कुछ इस टाइप के बन रहे होते हैं कि यू हैव समथिंग लाइक दिस, यानी जब आप अगर गॉसियन की भी बात करेंगे ना तो वो गॉसियन इस तरह से टिल्टेड होगा कि आपको कंटूर प्लॉट्स जो है वो इस तरह के मिल रहे होंगे। ऑन दी अदर हैंड जब आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की बात करते हैं तो दिस विल बिकम सर्कुलर गॉसियन, ठीक है। और आप लोग आई डोंट नो पहले भी कुछ कोर्सेज में पढ़ चुके होंगे, मे बी आगे के कोर्सेज में भी पढ़ेंगे कि हम बहुत से जो हैं हमारे पास एल्गोरिदम्स ऐसे होते हैं कि हम उनको डिपेंडेंट से इंडिपेंडेंट बना रहे होते हैं जस्ट बाय रोटेटिंग और जस्ट बाय गोइंग इनटू सम अदर वेक्टर स्पेसेस। एंड द रीज़न इज कि इसके साथ जो डील करना जो है ना वो चीज़ों को आसान हो जाता है एज कम्पेयर टू जब आपके पास कोरिलेशन हो या डिपेंडेंसीज जो हैं वो बीच में मौजूद। बेसिकली इंडिपेंडेंट होने का मतलब ये होता है कि कोरिलेशन कोई भी नहीं है, जो कि यहाँ से हमें नज़र आ रहा है ना कि रिलेटेड ही नहीं है वो आपस में, जो एक कहीं जा रहा है, एक अगर हो रहा है हाइट किसी की बढ़ रही है कम हो रही है तो IQ लेवल इज नॉट एट ऑल रिलेटेड विद इट, ठीक है। या फॉर एग्जांपल फर्ज करें कि यहाँ पर अगर धूप निकली हुई है और मैं ये कहती हूँ कि जी ऑस्ट्रेलिया में कोई बंदा बैठा हुआ है, ऑस्ट्रेलिया में जो सिडनी में बारिश होगी कि धूप होगी, तो दीज आर इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल, अनकोरिलेटेड रैंडम वेरिएबल्स। जब यहाँ पे चीज हो रही है उससे उसका कोई ताल्लुक नहीं है जो वहां पर हो रहा होगा, ठीक है। अनलेस एंड अनटिल मे बी वेदर वाले लोग शायद निकालें, लेकिन मतलब फॉर द टाइम बिंग आई एम अज्यूमिंग कि इतनी दूर दूर चीजें हो रही हैं तो देयर वोंट बी सम रिलेशनशिप। तो लेकिन ये कि उस केस में these are sometimes these things make our problems easier कि जब हम uncorrelate कर देते हैं तो उसमें हो जाता है। लेकिन I won't go into the detail of that thing. What we are just saying till now, right now is कि अगर independent random variables हैं तो आपके पास CDF, PDF, everything factors out as the product of marginals of those random variables. And this is not true only for two random variables. मैंने जिस तरह शुरू में भी कहा था कि जो चीज़ भी हम बात करेंगे वो है तो two random variables के लिए हम बात करेंगे, but it can go beyond two random variables also, ठीक है। और I actually will try to जी आप बात कर लीजिए जी। तो मैं ये कह रही हूँ कि मैं आप लोगों के साथ ना कुछ कोशिश करूंगी कि मैं कुछ इस तरह के जो वीडियोस वगैरह या कोई आर्टिकल्स वगैरह इस तरह के शेयर करने की कोशिश करूं जिसमें एग्जांपल्स के साथ इसको ज़्यादा किया हुआ हो, क्योंकि मतलब जाहिर एग्जांपल्स वगैरह हैं तो बहुत सारी जो मैंने खुद देखी हैं वो की हैं, लेकिन वी डोंट हैव दैट मच टाइम बिकॉज मैं बहुत सी चीज़ों को आज कवर करना चाह रही हूँ। जी आपका क्वेश्चन। जी देखिए, अगर आप कह रही थी ना कि ये जो कंटूर प्लॉट है वो सर्कुलर है, तो जी वो जी सर्कुलर मेरे ख्याल में तो तभी होगा ना जब आपका जो गॉसियन है वो भी 3D हो। अगर आपका गॉसियन 2D होगा फिर जो कंटूर प्लॉट है वो मेरे ख्याल से इलिप्स होना चाहिए। नहीं नहीं, अगर गॉसियन नहीं देखिए आपके पास जो ये जो ये है या ये है, इन दोनों केस में आपके पास प्लॉट तो 3D में बन रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल नहीं, जी जी इलिप्स और सर्कुलर जो है ना, देखिए अगर एक 2D प्लॉट है, जी गॉसियन 2D है, तो फिर तो इलिप्स ये होगा ना गॉसियन जो 2D नहीं है, नहीं ये गॉसियन 2D नहीं है, ना ये गॉसियन 2D है ना ये गॉसियन 2D है। देखें मैं जो आपको कह रही हूँ ना, मैंने जो नीचे प्लॉट किए ना वो पॉइंट्स प्लॉट किए हैं मैं, ठीक है, कि आपको एक पिछले हाइट टॉपिक का था जो जी पिछला नहीं था, जो ग्रीन एंड येलो था ना जी आपका जी एक प्लॉट, जी 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 उसमें जी आपने जी ये कहा था कि ये बराबर है प्रोबेबिलिटी, तो वो तो तब नहीं होगा जब वो सर्कुलर होगा, और सर्कुलर वो तब होगा जब आपका गॉसियन जो है ना वो एक कोन होगी। नहीं आपके ना इलिप्स के फॉर्म में जो कि लेट मी एक्चुअली शो दिस, देखें इन तमाम केसेस में दे आर गॉसियन, ठीक है, बट द कॉन्टूर्स आर जो आपके पास जो भी ये बन रहे हैं ना इनके कोन्स बन रही हैं, दे आर गॉसियन बट विद हाँ डिफरेंट ये आप ना, बिल्कुल ठीक ठीक है। है। अब मुझे, हाँ मैं यही कहना चाह रही थी, ये कौन बन रही होगी तो कौन तब तो वो तीनों केसेस में बन रही है प्रोबेबिलिटी। जी, तो कौन तीनों केसेस में बन रही है, सिर्फ ये कि कौन की ना वो किधर है, मतलब कौन का की हाइट कितनी है और कौन फॉर एग्जांपल अब देख मे भी यहाँ देखने से इतना पता नहीं चल रहा होगा, लेकिन अगर फर्स्ट करने में इस कौन को लेती हूँ ना तो ये इस डायरेक्शन में ज्यादा स्प्रेड हुई होगी एज कंपेयर अब टू किसकी दिस बात? डायरेक्शन, ठीक है। तो इसके कंटूर्स इस तरह के बन जाएंगे। जो सर्कुलर की बात हम कर रहे हैं ना वो ये वाली कौन होगी जिसमें दोनों डायरेक्शंस में स्प्रेड सेम है,
और अगर मैं इन रैंडम वेरिएबल्स को प्लॉट करूँ ना इसके ऊपर, मतलब जो पॉइंट्स को प्लॉट करूँ, तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस। जो पॉइंट्स है ना वो कुछ इस तरह से स्कैटर्ड होंगे, ज्यादा यहाँ पर होंगे बिकॉज पीक इज हेयर, वो तो हर केस में ज्यादा यहाँ पर होंगे, ठीक है। बट द थिंग इज कि अगर एक्स और मतलब फॉर एग्जांपल ये वाला जो है ना, दिस इज मोस्ट प्रोबेबली आप अगर कंटूर्स को भूल जाते हैं ना, इफ यू वांट टू सी कि अंडरलाइन पॉइंट्स कैसे थे, ठीक है। कंटूर्स तो कैसे आ रहे हैं कि मैंने प्रोबेबिलिटी के प्लॉट को लेकर जो उसमें से कंटूर्स निकाल लिए हैं। लेकिन अगर आप ये देखना चाहते हैं कि अंडरलाइन जो पॉइंट्स थे, कि मेरे पास अगर मुझे ये चीज प्रोवाइडेड है कि एक एक्स वेक्टर है और एक वाई वेक्टर है, ये किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड थे, तो दिस विल मोर प्रोबेबली बी द प्लॉट ऑफ हाइट एंड वेट। बिकॉज हाइट जैसे जैसे इंक्रीज कर रही है तो वेट भी जो उस हिसाब से इंक्रीज कर रहा है, और पॉइंट्स इसके ना इस तरह डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, इस तरह से करके। उस पे हमने ना, जी जी बोले। नहीं देखिए, आप ये, मैं ये चाह रही हूँ कि ये हम हाउ कैन वी जज or make an idea that the correlation between the two variables just by looking at the contour plots, starting from the contour we can because जब आप अगर ये ना अगेन वही वाली बात है कि अभी प्रॉब्लम्स हमारे पास, जब आप प्रॉब्लम्स करेंगी ना, यू विल सी कि जब आप इस तरह का अगर है ना आपके पास और उसमें आप फिट करते हैं गॉसियन को, तो योर गॉसियन विल बी समथिंग लाइक दिस। यानी अगर फर्स्ट करें कि मैं एक्स और वाई को ये करती हूँ ना, एक्स मेरे पास ये है और वाई ये है, और मैं इसको प्लॉट कर रही हूँ, सिर्फ पॉइंट्स प्लॉट कर रही हूँ, अभी जस्ट फॉरगेट अबाउट कंटूर्स, ठीक है। एंड देन आई टेक मीन एंड वेरिएंस। गॉसियन में हमें ये दो चीजें चाहिए होती है ना, और मीन और वेरिएंस लेके अगर मैं इसके ऊपर एक गॉसियन फिट करती हूँ इस तरह का, वो इस तरह का गॉसियन आ जाएगा ऑलवेज, ठीक है। और इसके लिए अगेन मैं आपको वो कह रही हूँ ना कि मैं आपको वो दूंगी, क्योंकि दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। ये कंप्यूटेशन है अभी, तो फिलहाल मैं क्योंकि इंट्यूशन बताने की कोशिश कर रही हूँ, तो आई एम जस्ट टेलिंग यू कि ये कैसे होगा, लेकिन दिस इज एक्चुअली कंप्यूटेशन। जी जी बोलें। रेफरेंस दे दीजिए, मैंने इसके बारे में ढूंढा भी है और मैं इसमें बहुत इंटरेस्टेड हूँ। मैं आपको बिल्कुल रेफरेंस दूंगी, क्योंकि मेरे पास, बल्कि शायद मेरे पास पीडीएफ वगैरह पड़ा हुआ भी हो इस तरह का जो है ना कि, और मैं आपको मोस्टली जो है ना मशीन लर्निंग के, जब आप मैथमेटिक्स पढ़े ना किसी उसमें, तो उसमें जो है ना उन्होंने इस चीज को ज्यादा डिटेल में किया हुआ होता है, तो मे बी आपने उस रेफरेंस से कभी ढूंढा नहीं होगा, बट आई विल गिव यू, मतलब डेफिनेटली मेरे पास वीडियोस के भी पड़े हुए होंगे कहीं ना कहीं, और शायद मेरे पास पीडीएफ भी पड़े हुए हों, बट दिस इज समथिंग वेरी ट्रू कि आपके पास जब गॉसियन है ना, तो गॉसियन की पीक्स, गॉसियन की वेट, गॉसियन की हाइट, गॉसियन की शेप इज एक्चुअली टेलिंग यू कि वो डिपेंडेंसीज जो हैं वो है कि नहीं, कैसे रिलेटेड है। तो आई वांट टू गो इनटू द डिटेल्स ऑफ दिस थिंग। श्योर जी। तो वो जो है ना आप कंप्यूट करके देख सकती हैं उसमें जो है ना, तो मैं आपको आपके साथ, मतलब पूरी क्लास के साथ ही शेयर कर लूंगी जो चीजें भी आप डिटेल में करना चाहते हैं, लेकिन अगेन फॉर द टाइम बिंग, क्योंकि इस क्लास में जो है वी विल जस्ट वांट टू टच डिफरेंट थिंग्स, तो ओके लेट्स मूव बैकवर्ड। अच्छा, तो ओके, सो दिस इज एक्चुअली समथिंग जो कि हम बात कर रहे थे कि इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है, कि आपके पास जो है वो whenever the two random variables are independent, then the joint probabilities can be actually written as the product of marginal probabilities। और discrete के केस में probabilities हैं, और अगर आप continuous की बात करते हैं तो उस केस में we have PDFs है जिसकी हम बात कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, दिस इज एन एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल जो है वैसे डिस्क्रीट टाइम की है, दिस इज अ वेरी सिंपल सी एग्जाम्पल जो कि बस मैंने यहाँ पे वैसे ही डाल दी थी। वी कैन लुक एट इट कि लेट्स सपोज कि हमारे पास जो, अब देखें ये हमें ऑलरेडी खैर पता है कि अगर इफ आई एम थ्रोइंग टू डाइस एंड दे आर एक्चुअली अनबाइस्ड डाइस, और दोनों को मैं अलग अलग जो है वो कर रही हूँ, इवन रैंडम, मतलब साथ साथ भी अगर मैं उसको दोनों को जो है वो रोल कर रही हूँ, तो दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। कि आपके पास जो है वो एक पे जो आता है उसका इफेक्ट दूसरे के ऊपर नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। तो इन दिस केस व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग कि इस केस में अगर मैं, मतलब ऑब्वियस सी बात है, मेरे पास जो है ये पहला वाला डिस्क्रीट का केस है, तो पहला वाला जो प्रोबेबिलिटी वाला जो रूल है वो हो रहा होगा, फॉलो हो रहा होगा। एंड इन दिस केस आपके पास जो है वो, अगर मैं सिर्फ प्रोबेबिलिटी, लेट्स सपोज कि आई हैव टू इवेंट्स, एक जो है वो ये है कि आपके पास इवन दोनों में इवेंट्स जो हैं वो सेम है, कि इवन नंबर ऑन डाई 1 है या इवन नंबर ऑन डाई 2 है, ठीक है। और उस केस में जो है वी वांट टू फिगर आउट कि ये दोनों जो
रैंडम वेरिएबल्स हैं कि एक जो है 2 4 6 आ रहा है, दूसरे में भी 2 4 6 आ रहा है, आर दे इंडिपेंडेंट और नॉट? तो हम कैसे करेंगे? सबसे पहले जो है वी वांट टू हैव द प्रोबेबिलिटी ऑफ, हमें पहले ये प्रोबेबिलिटी निकालने की जरूरत है, ठीक है। पी यानी हमें 3 प्रोबेबिलिटीज चाहिए ना, एक तो खाली x की, खाली y की, एंड देन दोनों की ज्वाइंट प्रोबेबिलिटीज, ठीक है। इसको मैं सिंपल से फॉर्मूला से करूंगी बिकॉज दिस इज अ वेरी वेरी सिंपल एग्जांपल कि हमारे पास जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन x क्या बन जाएगी, कौन बताएगा? इवन की मतलब x की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन, आपके पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो थे, अगर आप एक डाइस को थ्रो कर रहे हैं तो टोटल सैंपल स्पेस में कितने हैं? 6 हैं। मैम 1/2. 1/2, ठीक है ना, टोटल 6 हैं। और यहाँ पर जो है इसमें हमने 3 लिए हुए हैं, जो हमारे पास इवेंट यहाँ पे रैंडम वेरिएबल्स है, तो इसका मतलब है 3/6 इसकी प्रोबेबिलिटी है, तो दिस विल बी 1/2। एंड देन सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ y जो है सेकंड आए वो भी 1/2 आ जाएगा, और इन दोनों का प्रोडक्ट जो है दिस विल कम आउट टू बी 1/4, ठीक है। ऑन द अदर हैंड अब दूसरी साइड पे हम क्या करना चाह रहे हैं? जॉइंट प्रोबेबिलिटी लेना चाह रहे हैं, विच विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर इंटरसेक्शन, ठीक है। सो अब मुझे ये बताएं कि ये जो x इंटरसेक्शन y है रैंडम वेरिएबल, ये कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे इसके? यानी 2 4 6 पहले 2 4 6 पहले में भी आ रहा है और 2 4 6 दूसरे में भी आ रहा है, तो इनके ये जो पेयर्स हैं वो कितने बनेंगे? 2 2 होगा, 2 2 2 4 2 6 2 6, इसी तरह से 4 2 4 4 4 6 एंड 9 बन जाएंगे टोटल, जी, ठीक है। एंड ओवरऑल हमारे पास 2 डाइस को अगर हम करते हैं तो कितने होते हैं? 36 हैं। वी नो कि 6/6 का होता है। सो व्हाट विल हैपन, इसका मतलब है कि हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी और जॉइंट प्रोबेबिलिटी है इनकी of those events, that is actually 9/36, which comes out to be 1/4, ठीक है। and we expected this thing because हमें पता है कि ये है random variable, हमें समझ में भी आता है। लेकिन ये एग्जाम्पल एक्चुअली डालने का मेरा मकसद सिर्फ ये था कि फॉर्मूलाज के थ्रू करना इज नॉट दैट डिफिकल्ट। थोड़ा सा जो इंट्यूशन है ना, पूरी मतलब बहुत अरसे प्रोबेबिलिटीज मैंने भी पढ़ी है और अभी भी इवन कुछ चीज़ों में मैं भी अटक जाती हूँ कि इंट्यूशन समझ में नहीं आ रही होती जो है ना। डॉक्टर सादिया, व्हेन यू वर्क ऑन रियल लाइफ प्रॉब्लम्स, फिर जब आप काम करते हैं ना, फिर समझ आती है प्रोबेबिलिटी की, जब आप रिसर्च करते हैं। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो यही वाली बात है कि तो इसमें जो है ना, सो वी आर जस्ट ट्राइंग टू फिगर आउट कि अच्छा ये चीज़ें जो है ना वो रियल लाइफ में आप अगर अप्लाई कर रहे होंगे, जिस तरह फॉर एग्जांपल अब आप, मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोगों ने मशीन लर्निंग पे किया हुआ है काम। शाहजेब का तो मुझे पता है, बाकी में से कितने लोगों ने किया हुआ है? किसी ने भी नहीं किया मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग? नहीं किया। क्योंकि उसमें जो है ना वो हम नॉर्मली सिंपल फार्मूलाज लगा लेते हैं, वी जस्ट गेट आउट द रिजल्ट्स ना, लेकिन उन सब एल्गोरिथम्स के पीछे जो है ना वो यही चल रहा होता है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में जो है। तो अगर ये थोड़ी सी चीज़ें हमें क्लियर हो ना तो थिंग्स वुड बिकम मच मोर इंटरेस्टिंग। एटलीस्ट मुझे तो बहुत मज़ा आता है जब मैं अगर समझने की बात कर रही हूँ। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अगेन। थोड़ा सा तो हम इसको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में क्या हो रहा होता है कि वी अगेन जैसे हमने तो कुछ स्लाइड्स पहले ये देख लिया था कि वी आर टेकिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ वन रैंडम वेरिएबल व्हाइल फिक्सिंग द वैल्यू ऑफ द अदर रैंडम वेरिएबल। और उसकी दोबारा से एग्जांपल जो है वो वही हम सोच सकते हैं कि वी आर फिक्स द वैल्यू ऑफ मे बी हाइट एंड देन वी आर सेइंग कि वेट किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है फॉर दिस स्पेसिफिक हाइट पीपल, जो 5 फीट के लोगों के लिए वेट किस तरह डिस्ट्रीब्यूटेड है, 6 फीट के लिए किस तरह डिस्ट्रीब्यूटेड है। सो इट मीन्स कि वी आर टेकिंग डिफरेंट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। गिवन y इक्वल टू y का मतलब है कि वी ऑलरेडी नो कि ये वाली इंफॉर्मेशन मौजूद है दूसरे रैंडम वेरिएबल के हिसाब से, तो उसके साथ जो है वो एक रैंडम वेरिएबल। तो ये फिगर मैंने जो बेसिकली बनाई थी उसको बनाने का मकसद यही था कि फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज कि y की ये वैल्यू आपको दे देते हैं एंड देन यू आर आस्क्ड कि जी इस ये y जो जा रहा है इसके कॉरस्पॉन्डिंग x किस तरह डिस्ट्रीब्यूटेड है, या ये y जो जा रहा है इसके कॉरस्पॉन्डिंग x किस तरह डिस्ट्रीब्यूटेड, डिपेंडिंग अपॉन के डिफरेंट गिवन y का मतलब जो है, या इट कैन बी द अदर वे राउंड आल्सो कि आप जो है वो y से x पे कर रहे हैं। अच्छा, जो रिलेशनशिप है अगेन आई विल नॉट गो इनटू द बेस थ्योरम, लेकिन बेस थ्योरम जो है वो आप लोगों ने यकीनन कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। बेस थ्योरम बेसिकली मार्जिनल्स को, कंडीशनल को और ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी को
रिलेट कर रहा होता है बाय दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला कि व्हाट वी आर सेइंग इज कि मार्जिनल ऑफ y एंड देन प्रोबेबिलिटी पीडीएफ ऑफ x गिवन y, जब हम मल्टीप्लाई करें तो वी गेट the PDF, joint PDF of x and y, and similarly अगर हम marginal of x को करें and then conditioned over x को करें तो we should be getting again the same thing. और यहाँ से जो है फिर we can see कि if you know the joint probability, if you have found the marginal, तो वहाँ से conditional को find out करना इतना मुश्किल नहीं होता, ठीक है. अगेन इसकी जो है वो बेस थ्योरम, मेरा ख्याल है आप लोगों ने काफ़ी पढ़ा होगा. बेस थ्योरम बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा होता है उसमें कम्युनिकेशन चैनल्स जो लोग जिस पे काम कर रहे होंगे कि अगर आपने जो है वो गिवन कि व्हाट वुड बी द bit that is received given you transmitted it, or if you receive this what would be the let's suppose that you received 1, what would be the probability of probability that you transmitted 1 given you receive 1 or something like this, ठीक है. It can go the both ways कि आप जो है वो posterior probabilities prior से कर रहे होते हैं. ये सारे वर्ड्स आपने पढ़े ज़रूर होंगे, समझे भी ज़रूर होंगे, but from this we are just trying to figure out कि आपके पास जो है वो intuitively now you know कि marginal क्या है, you know कि conditional क्या है, and what we are saying is कि अगर हमारे पास marginal और conditional है मौजूद तो वहाँ से हम ज्वाइंट लगा सकते हैं या ज्वाइंट से जो है वो कंडीशनल की तरफ जा सकते हैं, ठीक है. अगेन आई विल ट्राई टू शेयर सम रिसोर्सेज के जिससे आपको जो है इसकी में भी चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाए. नाउ वी विल कम टू सम मोर डेफिनेशंस. ओके, बिफोर वी गो देयर, कौन मुझे बताएगा कि व्हाट इज कोवेरियंस ऑफ टू डिफरेंट रैंडम वेरिएबल्स? जी, डेफिनेशन नहीं, इंट्यूशन. हाँ जी, जब अगर कोई ना बताए फिर मैं बताऊंगी. ओके चलें. बाकी आप लोग कहाँ हैं भाई, कौन कौन है? शाहज़ेब बताएंगे. चलें. मैम किसी एक वेरिएबल के अंदर वेरिएशन किसी दूसरे वेरिएबल के यानी कि दो वेरिएबल के आपस में क्या रिलेशनशिप है? ओके किसी एक वेरिएबल को हम चेंज करते हैं दूसरे के ऊपर कितना इफेक्ट आ रहा होता है? ओके ओके, सो यस इट्स राइट. जी गजाला, आप कुछ कहना चाह रही हैं? ओके, दो कैसे वेरी कर रहे हैं विज़-अ-वी वन थिंग, लाइक टाइम के साथ अगर हम देख रहे हैं तो दो वेरिएबल्स विज़-अ-वी टाइम कैसे वेरी कर रहे हैं, कितना वो आपस में, अगर बहुत एक साथ वेरी कर रहे हैं तो कोवेरियंस ज़्यादा है, 1 है. अगर वो बिल्कुल डिफरेंट डायरेक्शंस में जा रहे हैं तो 0 है. ओके, एक्चुअली जी बेसिकली कोवेरियंस जो है ना, दिस इज अगेन समथिंग जिसकी हमने अभी थोड़ी देर पहले भी बात की थी कि यानी हम ये फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कि व्हाट इज़ द लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू रैंडम वेरिएबल्स, ठीक है. कि आपके पास जो कोवेरियंस है और कोरिलेशन दो चीज़ें हैं विच एक्चुअली आर गिविंग यू द सेम इंफॉर्मेशन बट इन अ लिटिल बिट डिफरेंट मैनर. के फॉर एग्जांपल आप सपोज करें कि अगेन हाइट और वेट की एग्जांपल, क्योंकि हमने एक सिंपल सी एग्जांपल जो है वो लेके हम चल रहे हैं, तो अगर हम उसी को डिस्कस करते हैं तो व्हाट एक्चुअली हैपेंस इज कि अब हमने ये चीज़ जो है समहाउ वी आर एक्चुअली कन्विंस कि जी हाइट अगर बढ़ रही है तो इसका मतलब है कि वेट जो है वो भी बढ़ रहा होगा, ठीक है. और समथिंग लाइक दिस कि इस तरह से हमें पूरी लाइन तो नहीं मिलेगी लेकिन इस तरह से जो स्कैटर्ड हमें प्लॉट मिलेगा अगर मैं हाइट और वेट को करती हूँ प्लॉट. सो व्हाट डज इट मीन कि इसका मतलब है कि आपके पास जो लीनियर रिलेशनशिप है वो क्या है कि इट इज़ एक्चुअली, अगर मैं इसके ऊपर फर्ज करें एक लाइन फिट करना चाहती हूँ, ठीक है, तो वो जो रिग्रेशन वगैरह गेन आप लोगों ने जो है वो पढ़ा हुआ होगा, तो रिग्रेशन इज बेसिकली द सेम आइडिया कि आप लीनियर की बात है, ठीक है. अगेन कोवेरियंस जो है वो नॉन लीनियर रिलेशनशिप को नहीं जो है वो कैप्चर कर पाएगा, लेकिन लीनियरली जो है वो दो रैंडम वेरिएबल्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ कितना बढ़ रहे हैं, कितना कम हो रहे हैं, या वो एक दूसरे को बिल्कुल इफेक्ट नहीं डाल रहा है, ठीक है. तो अब इस केस वो थर्ड वेरिएबल कोरिलेशन में आता है.
वो कोवेरिएंस में दो ही वेरिएबल्स होते हैं ना? नहीं, एक्चुअली कोरिलेशन अगेन देखिए, कोरिलेशन में भी दो वेरिएबल्स ही होते हैं, ठीक है। वी विल सी कि कोरिलेशन और कोवेरिएंस जो है ना उनका डिफरेंसेस क्या होता है। लेकिन ये कि दोनों में ही दो रैंडम वेरिएबल की बात करते हैं। और फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज कि अगर आप लोगों को आई डोंट नो कि इफ यू रिमेंबर, एक होता है हमारे पास कोवेरिएंस मैट्रिक्स, एक्चुअली वो आगे आ भी रहा है लेकिन लेट मी जस्ट टॉक अबाउट इट, ठीक है। अच्छा, अब आप देखें when we are talking about just one variable, तो उसके लिए हमने when random variable for example let's suppose कि हमारे पास है ही एक random variable x है, इसके लिए हमने क्या डिफाइन किया था लास्ट टाइम? हमने देखा था कि देयर आर टू थिंग्स जो कि हम इसको डिफाइन करते हैं, मीन एंड वेरिएंस, ठीक है। मीन क्या है? उसकी somehow we say कि somehow centralized सी वैल्यूज हैं, वेट डिपेंडिंग अपॉन के जो उसके डिफरेंट वैल्यूज थी उनके वेट्स क्या थे, यानी वेटेड अपॉन वेट्स जो है हम उससे सेंटर कुछ निकाल रहे होते हैं। वेरिएंस क्या है? वेरिएंस को हमने ये डिफाइन किया था कि इट इज द स्प्रेड अराउंड मीन, ठीक है। कि आपके पास जो वैल्यूज हैं, अगर मीन जो है वो 4 है और लेट्स सपोज के वेरिएंस 3 है, तो इसका मतलब है कि आपका जो टोटल स्प्रेड है इट विल बी 4 + -3। यानी आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट के स्पेसिफिक टाइप ऑफ रैंडम वेरिएबल की बात नहीं कर रहे, बस हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि इट वुड बी जो भी आपके पास वैल्यूज हैं वो -3 से लेकर सॉरी 1 से लेकर जो है वो 7 तक स्प्रेड आउट हुई होंगी, ठीक है ना। और उनमें से जो टोटल मीन जो है वो 4 के ऊपर हो रहा होगा। कोवेरियंस क्या है? कोवेरियंस इज द सेम कॉन्सेप्ट विच इज एक्सटेंडेड टू टू वेरिएबल्स, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल क्योंकि को का वर्ड है तो इसका मतलब है कि जो है आप कोवेरी कर रहे हैं किस तरह से। तो अगर मेरे पास दो रैंडम वेरिएबल्स हैं x एंड y है, तो इसका मतलब ये है कि डेफिनेशन, अच्छा ओके लेट मी एक्चुअली कम बैक टू द डेफिनेशन। जो वेरिएंस की डेफिनेशन क्या थी, किसी को याद है? ये ड्रिफ्टिंग अवे फ्रॉम द मीन। जी, और उसकी फॉर्मूला क्या था? अच्छा, वो था x - e(x²) x जी, होल सिग्मा स्क्वायर। एक्स स्क्वायर जो था दिस वाज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ, बेसिकली ये होता है x माइनस मीन ऑफ x एंड देन अगेन x माइनस मीन ऑफ x, ठीक है। जिसको मैंने लास्ट टाइम लिखा था x माइनस मीन ऑफ x स्क्वायर की एक्सपेक्टेड वैल्यू। दिस इज द वेरिएंस का फॉर्मूला है, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है कि आई एम एक्चुअली ट्राइंग टू फिगर आउट के रिलेशनशिप जीरो मीन, जब मैंने मीन माइनस कर दिया तो x भी जीरो मीन हो गया है, और ये भी इसका मतलब है कि जीरो मीन x जो है उसका उसके अपने साथ रिलेशनशिप जो है मैंने फाइंड आउट करने की कोशिश की, एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालने की कोशिश की। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट कोवेरिएंस ऑफ x एंड y, then in that case I am talking about the relationship between the two random variables जीरो मीन के साथ, ठीक है। जो भी मीन था हमने उसमें से उसको माइनस कर दिया। सो दिस इज एग्जैक्टली द सेम थिंग, आइडिया इज एग्जैक्टली द सेम, बट द थिंग है इसके पहले मैं ये कह रही थी कि जो रैंडम वेरिएबल है उसका अपने आप के साथ रिलेशनशिप हम फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे थे। अब जो है हम दो डिफरेंट रैंडम वेरिएबल्स जो है उनको रिलेशनशिप फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। कोरिलेशन कोवेरियंस मैट्रिक्स क्या होता है? कोवेरियंस मैट्रिक्स में अगर फर्ज करें कि मेरे पास दो नहीं है, मेरे पास लेट्स सपोज कि 3 रैंडम वेरिएबल्स हैं या 4 रैंडम वेरिएबल्स हैं, जब आप ये मैट्रिक्स ले रहे होते हैं ना, you actually find the covariance of every pair of random variables. So for example, ये जो पहला वाला ये वाला होगा, this will be covariance of x with x, next हो जाएगा covariance of x with y, नेक्स्ट हो जाएगा कोवेरियंस ऑफ x with z एंड सो नेक्स्ट वाला जो कॉलम होगा कोवेरियंस ऑफ y with x, कोवेरियंस ऑफ y with y, कोवेरियंस ऑफ y with z। तो इन अदर वर्ड्स जो आपके पास अगर फर्स्ट करें कि 3 रैंडम वेरिएबल्स है और उनको आपस में आप रिलेशनशिप फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, तो यू विल हैव द कोवेरियंस मैट्रिक्स विल बी अ 3x3 मैट्रिक्स। अगर 2 को करना चाह रहे हैं तो इट विल बी अ 2x2 मैट्रिक्स। एंड ऑल ऑफ दीज जो ये है ना, अब ये वाले जो हैं डायगोनल हैं आपके पास एलिमेंट्स, दे आर एक्चुअली द वेरिएंसेस देमसेल्व्स, ठीक है। आप ये ठीक है, और जो ऑफ डायगोनल हैं दे विल बी द कोवेरियंसेस बेसिकली, ठीक है। और तो सो इट डजंट मैटर कि आपके पास 2 रैंडम वेरिएबल्स हैं, 4 हैं, 6 हैं, 10 हैं, 1000 हैं। कोवेरियंस मैट्रिक्स जो है उसमें जब आप कंप्यूट कर रहे हैं तो यू आर ऑलवेज टेकिंग द रिलेशनशिप पेयर बाय पेयर,
कि आपके पास जो है हर, और इसके लिए अब जिस तरह में ये नजर आ रहा है कि सिर्फ ऊपर वाला जो मैट्रिक्स है वो मैटर कर रहा होता है, नीचे वाला मैट्रिक्स मैटर नहीं कर रहा होता, बिकॉज ऑफ द रीजन कि जो कोवेरियंस x का y के साथ होगा वही y का x के साथ होगा। सो मोस्टली हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात कर रहे होते हैं। कोरिलेशन जो है उसमें बेसिकली आपके पास कोरिलेशन में ना देयर आर टू थिंग्स जो कि कोरिलेशन के होते हैं, और अनफॉर्चुनेटली लोग जो उनको इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं, तो जिसकी वजह से कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो जाती है। एक होता है कोरिलेशन कोफिशिएंट एंड एक होता है कोरिलेशन इटसेल्फ, ठीक है। सो लेट्स टॉक अबाउट कोरिलेशन, बोथ ऑफ देम सेपरेटली, और फिर हम देखेंगे कि ये दोनों के दोनों जो है ना वो बेसिकली उनमें डिफरेंस क्या है। कोरिलेशन कोफिशिएंट जो है, ओके यहाँ पर मैंने और तो कोई चीज़ नहीं डिफाइन की, ओके दिस इज जस्ट द डेफिनेशन ऑफ कोवेरियंस, जो कि वही वाली बात जो अभी हमने की थी कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स और वाई, दो रैंडम वेरिएबल्स जो हैं उनके हमने ये लगाया, और फिर ये मैंने फॉर्मूला खोला है। दिस इज वेरी इजी, जब आप इसको ओपन करके करेंगे तो इट विल कम आउट टू बी दिस थिंग, एंड हम आगे जाके देखेंगे कि ये चीज़ क्यों ट्रू है। बट फॉर द इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स हमारे पास जो ये वाला जो पार्ट है, इट एक्चुअली यानी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x एंड y इज इक्वल टू द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y, और दिस इज इक्वल टू मीन ऑफ x एंड मीन ऑफ y। तो इसका मतलब है कि अगर इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स हैं तो कोवेरियंस इज ऑलवेज इक्वल टू 0, क्योंकि इंडिपेंडेंट में देखें ना व्हाट वी आर ट्राइंग टू सी के रिलेशनशिप क्या है, लीनियरली वो एक दूसरे के साथ एक बढ़ रहा है तो दूसरा बढ़ रहा है, या मे बी एक के कम होने से दूसरा बढ़ रहा है, ठीक है, यानी नेगेटिव रिलेशनशिप है या पॉजिटिव रिलेशनशिप है, बट देयर इज सम रिलेशनशिप। अगर कोई रिलेशनशिप है ही नहीं तो इसका मतलब कोवेरी तो नहीं कर रहा है ना। अब वही वाली अगर एग्जांपल हम ले लेते हैं कि IQ है, अब इट डजंट मैटर कि मैं 6000 लोगों को जमा कर लूं और उनके हाइट जो है वो 3 से 6 के दरमियान 3 से 6 फीट के दरमियान डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, लेकिन वुड इट टेल मी एनीथिंग अबाउट देयर IQ लेवल्स? नो, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर मैं कोवेरियंस करना चाहूँ 6000 लोगों का जो है IQ लेवल और वो, और मैं कहूँ जी कोई रिलेशनशिप पता चल जाए, तो आइडियली इट शुडंट बी, बिकॉज ऑफ द रीजन कि दे आर इंडिपेंडेंट, कि वो IQ लेवल जो है वो बहुत लंबे बंदे का भी बहुत अच्छा हो सकता है, बहुत जो है कम हाइट के बंदे का भी अच्छा हो सकता है, तो इट डजंट मैटर। कोरिलेशन कोफिशिएंट जो है, दिस इज एक्चुअली डिफाइंड एज काइंड ऑफ नॉर्मलाइज्ड कोवेरियंस, ठीक है। सो व्हाट डज इट मीन? अब इसको नॉर्मलाइज हमने किससे किया है? बाय वेरिएंस ऑफ x एंड वेरिएंस ऑफ y से हमने डिवाइड कर दिया है। हो क्या रहा है, देखें, अगर मेरे पास कोवेरियंस है और लेट्स सपोज कि पॉजिटिव रिलेशनशिप है, तो मेरे पास कोवेरियंस की वैल्यू जो है ना वो इस तरह से है, ये हाइट है और ये वेट है। अब ये डिस्ट्रीब्यूटेड किस तरह से होगी? मोस्ट प्रोबेबली ये 3 से लेकर 6 फीट तक जा रहा है और बाकी पीछे 0 है, ठीक है। और ये वाली जो रेंज है ना वो लेट्स सपोज के दिस इज फ्रॉम 3 फीट वाले का 50 तो शायद बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लेट मी जस्ट टेक 40 से लेकर मे बी 6 फीट वाला जो है इसका 90 तक जा रहा है, kg तक वेट जा रहा है, ठीक है। अब इसमें लेकिन क्या है कि अब आप देख लीजिए कि इसमें अगर मैं वेरिएंस, मतलब इसकी जो चेंज है वैल्यू के, दीज आर जस्ट 3 फीट का डिफरेंस है, यहाँ जो है वो 50 kgs का डिफरेंस है। सो द थिंग इज के रिलेशनशिप तो यही है कि जब एक बढ़ रहा है तो दूसरा बढ़ रहा है, इसका मतलब पॉजिटिव कोरिलेशन इज पॉजिटिव, बट द कोरिलेशन वैल्यू विल बी कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी 100, इट कैन बी 1000, डिपेंडिंग अपॉन कि मेरे पास ये फॉर्मूला मुझे क्या चीज दे रहा है, ठीक है, कि ये जो है मुझे कोवेरियंस या यानी कि कोवेरी जो हो रहे हैं उसकी मैग्नीट्यूड क्या दे रहा है। बट देयर कैन बी सम अदर रैंडम वेरिएबल, फॉर एग्जाम्पल, और कौन से कोरिलेटेड हो सकते हैं रैंडम वेरिएबल? जैसे क्लास में एज और यानी कि स्टूडेंट्स की एज जो है वो उसको नहीं, और नहीं, लेकिन उसको कोरिलेट किससे करेंगे? क्योंकि अगेन देयर इज नो क्राइटेरिया कि जो फ्रेश है वो ज्यादा ग्रेड ले लेगा या इस तरह के। ओके, लेट्स सपोज, अभी मेरे जहन में एग्जांपल नहीं आ रही, लेकिन लेट्स सपोज कि मेरे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना वो 1 से लेकर 5 तक है यहाँ पे, और मे बी यहाँ पर जो है वो 0.1 से लेकर 1 तक है खाली। What I'm trying to say, और इसका भी रिलेशनशिप ऐसा है, What I'm trying to say is कि बेबी जो आपके पास ओवरऑल ट्रेंड है दोनों का सेम है, लेकिन जो कोवेरियंस की वैल्यू होगी ना इसमें और इसमें दोनों में डिफरेंट आ रही होगी।
लेकिन ओवरऑल अगर आप मे बी रिग्रेशन लाइन को फिट करें तो वो सेम जो है ना आपको स्लोप के साथ और सेम जो है पैरामीटर्स के साथ फिट हो रही होगी. सो इन ऑर्डर टू मेक द थिंग्स कंपेरेबल हम उसको कोरिलेशन कोफिशिएंट की टर्म में डिफाइन करते हैं. जब हम इसको नॉर्मलाइज कर देते हैं ना तो जो भी वैल्यू होती है इट विल एक्चुअली बिकम बिटवीन -1 and 1. आपके पास जो कोरिलेशन कोफिशिएंट है जब मैं इसका प्लॉट करूंगी इट विल अगेन द रिलेशनशिप विल रिमेन द सेम. आपके पास जो है वो ये नहीं है कि मेरे पास जो है वो कोरिलेशन कोफिशिएंट मतलब फॉर एग्जांपल अगर फर्ज करें कि ये पॉजिटिव में था ग्रेटर देन 0 था तो कोरिलेशन कोफिशिएंट भी मेरे पास ग्रेटर देन 0 रहेगा. या ये अगर नेगेटिवली रिलेटेड है, नेगेटिव रिलेशनशिप का क्या मतलब है कि मेरे पास स्लोप इस तरह से है कि अगर एक जो है वो बढ़ रहा है तो दूसरा कम हो रहा है. ठीक है, तो उसमें वो नेगेटिव ही रहेगा. बट व्हाट विल हैपन इज कि कोरिलेशन वैल्यू विल नेवर बी ग्रेटर देन 1 और लेस देन -1. तो इसका मतलब है कि अगर मैं इसको और इसको जो नॉर्मलाइज कर देती हूँ तो मोस्ट प्रोबेबली मुझे एक्सेस पे जो वैल्यूज मिल रही हैं वो इस तरह से मिलेंगी कि ओवरऑल जो कोरिलेशन है मतलब इस केस में भी अगर मुझे फर्ज करें कि इसमें कोरिलेशन जो था वो 0.8 था तो इस केस में भी 0.8 मुझे वैल्यू मिल रही होगी नो मैटर एक्चुअल जो थे वो क्या थे. तो कोरिलेशन कोफिशिएंट जो है ना दैट एक्चुअली somehow standardize different kind of random variables का जो रिलेशनशिप होता है. जबकि कोवेरियंस जो है वो हमें एक्चुअल वैल्यू देता है, कोरिलेशन जो है वो हमें उसको नॉर्मलाइज करके देता है. और हम अक्सर जगहों पे आप देखेंगे कोरिलेशन मैट्रिक्स भी यूज कर रहे होते हैं, कोवेरियंस मैट्रिक्स भी यूज कर रहे होते हैं. अगर आप कोरिलेशन मैट्रिक्स यूज करेंगे ना तो यू विल सी कि आपके पास जो है वो वैल्यूज जो हैं वो ऑन डायगोनल वंस आ जाएंगे बिकॉज एवरीथिंग जब आप नॉर्मलाइज उसको उसके ही वैल्यू से कर रहे हैं. सिग्मा एक्स स्क्वायर है तो नॉर्मलाइज भी आप सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा एक्स सही कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब इट विल ऑलवेज कम आउट टू बी 1 इन कोरिलेशन मैट्रिक्स. और बाकी जो वैल्यूज हैं वो पॉइंट में आ रही होंगी विच विल बी सेइंग कि आपके पास जो है वो डिफरेंट जो वेरिएबल्स है. फॉर एग्जांपल अगेन जिन लोगों की मशीन लर्निंग की मैं बार बार एग्जांपल इसलिए कर रही हूँ कि दे रही हूँ क्योंकि मशीन लर्निंग में बहुत लोग काम कर रहे होते हैं. तो फॉर लेट्स सपोज कि मशीन लर्निंग का कोई एल्गोरिदम है और उसमें हमने जो है वो 3-4 जो है वो फीचर्स उठाए हैं. लोगों को ही हम बात कर रहे हैं. एक फीचर हाइट है, एक फीचर वेट है, एक फीचर जिस तरह भी अजारा ने कहा है मे बी एज है, एक फीचर ठीक है, एक फीचर जो है मे बी उसके वो है कि नेशनैलिटी है मे बी, मतलब देयर आर नंबर ऑफ फीचर्स और हम उनका डिफरेंट का रिलेशनशिप फाइंड आउट करना चाह रहे हैं. अब आप देखें कि फीचर्स की टाइप डिफरेंट हैं. फीचर अब कुछ जो है वो आपके पास बहुत वाइड रेंज में है, कुछ जो है उसकी रेंज में भी जिस तरह नेशनैलिटी है तो दिस विल बी अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल जो कि 1 से लेकर मे बी 10 तक चेंज हो रहा होगा, 20 तक चेंज हो रहा होगा. ठीक है, ऑन द अदर हैंड हाइट है जो कि एक कंटिन्यूस काइंड का रैंडम वेरिएबल है. खैर हम उसमें नहीं जाते कि मिक्स रैंडम वेरिएबल होगा तो क्या हो जाएगा. बट व्हाट वी आर ट्राइंग टू गैदर हियर इज कि जब आप कोवेरियंस ले रहे होंगे तो ट्रेंड जो भी आपके पास आ रहा होगा वैल्यूज आपके पास डिफरेंट मिल रहे होंगे. कोरिलेशन जब आप ले लेंगे तो यू विल बी गेटिंग द सेम रेंज ऑफ वैल्यूज. सो यू विल जस्ट मतलब इमीडिएटली यू विल गेट एन आइडिया कि अच्छा ये अगर कोरिलेशन हाइट और वेट का जो है वो 0.8 है और लेट्स सपोज के हाइट और एज का भी 0.8 बन रहा है तो इसका मतलब है कि जो रिलेशनशिप हाइट और वेट के दरमियान है वही हाइट और एज के दरमियान भी है. ठीक है, बट एक्चुअल वैल्यूज के साथ में भी आपको इतना ना पता चल रहा होगा एग्जैक्टली सेम है कि नहीं है. ठीक है, नाउ वी कम टू द अच्छा ये लेकिन कोरिलेशन कोफिशिएंट है. जो कोरिलेशन इटसेल्फ है उसकी डेफिनेशन क्या होती है? Correlation itself is actually defined as expected value of simply x and y. यानी what are we saying? Covariance हमने क्या कहा था? This is expected value of x minus mean of x and y minus mean of y. जबकि correlation जो है this is defined as simply expected value of x and y. So what we are seeing is कि at the end of the day ये दोनों जो है ना वो आपस में related होते हैं by this formula. ठीक है, and both of them are giving us the same information. एक में ये कि जीरो मीन के साथ आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है यानी मीन का इफेक्ट इसमें से खत्म हो रहा है, जबकि दूसरे केस में जो है वो मीन के साथ ही हम रिलेशनशिप फाइंड आउट कर रहे हैं. और इन केस अगर आपके पास रैंडम वेरिएबल जीरो मीन्स हैं तो इस केस में दोनों के दोनों सेम हो जाते हैं. ठीक है, ओके.
और इसकी एग्जांपल जो है वो जो मैंने पहले फिगर दिखाई थी, इसमें से जो है जिस तरह फॉर एग्जांपल ये राइट, ये जो वाला पहला वाला आपके पास है, दिस इज एक्चुअली कोवेरियंस या कोरिलेशन, आप कुछ भी ले रहे हैं तो दिस इज पॉजिटिव वैल्यू आएगी, इसमें आपके पास ग्रेटर देन 0 होगी बिकॉज वन रैंडम वेरिएबल इंक्रीज जो है वो दूसरे को भी इंक्रीज कर रहा है। इस केस में नेगेटिव होगी बिकॉज एक इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा जो रैंडम वेरिएबल है उसकी वैल्यू डिक्रीज होगी। इसमें जो है वो कोरिलेशन या कोवेरियंस या कोरिलेशन कोफिशिएंट्स एवरीथिंग वुड बी 0 बिकॉज देयर इज नो रिलेशनशिप। अगर ये इंक्रीज कर रहा है तो आई कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट द अदर रैंडम वेरिएबल बिकॉज देयर इज नथिंग, दो रिलेशनशिप जो कि मुझे यहाँ से नजर आ रहा है। ठीक है, ओके, ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं ना, बेसिकली दीज आर व्हाट यू मे बी यूजिंग इन नेक्स्ट फ्यू लेक्चर्स जो है, जो आपके वीनर फिल्टर वगैरह आपके आगे लेक्चर्स जो वेंसडे से स्टार्ट हो जाएंगे तो उसमें आप इनको यूज़ कर रहे होंगे। इसमें से अच्छा एक जो चीज़ जो मैंने अगेन यहाँ पे मैं एग्जांपल इसलिए नहीं लिख रखी थी बिकॉज आई न्यू के हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा कि हम उसको कर पाएँ, बस दिस इज़ समथिंग इम्पॉर्टेंट। इसकी डेफिनेटली मैं आपको या तो कोई एक्सरसाइज दूँगी या कोई जो है ना पढ़ने के लिए चीज़ दूंगी कि अगर कोई इफ योर टू रैंडम वेरिएबल्स आर इंडिपेंडेंट देन इट इज अ मस्ट कि दे आर अनकोरिलेटेड। ठीक है, यू डोंट एक्चुअली ये जो है ना फॉर्मूले से हम प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, आई एम नॉट राइट नाउ, आई हैव नॉट रिटन इट हियर, मगर मेरे पास जो PDF मौजूद है जो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। लेकिन द अदर थिंग इज नॉट अ मस्ट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर दो अनकोरिलेटेड हैं, इट डज नॉट मीन के दे आर अनकोरिलेटेड, डज नॉट इम्प्लाइज इंडिपेंडेंस, लेकिन इंडिपेंडेंस मीन्स ऑलवेज अनकोरिलेटेड। अच्छा, इसके बाद जो है जस्ट टू डेफिनेशंस और फिर हम स्टॉप कर देंगे। एक तो ये कि वेक्टर वैल्यूज रैंडम वेरिएबल का आपको अपनी बुक में भी नज़र आएगा और उसके अलावा भी चीज़ें नज़र आ रही होंगी, तो आई डिडंट वांट यू टू गेट अलार्म्ड कि इसका क्या मतलब बनता है। इट इज़ नथिंग एक्सेप्ट कि हम ये कह रहे हैं कि जो रैंडम वेरिएबल्स हमने बात की है ना, फॉर एग्जांपल मेरे पास 3 रैंडम वेरिएबल्स हैं x, y और z, मैंने उसको एक वेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, तो इन दैट केस व्हाट वुड हैपन कि अगर मैं इनका मीन ले रही हूँ तो this will be actually again a vector which will be a mean of x, mean of y and mean of z। ठीक है, और उसके अलावा जो मीन के साथ जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या हो जाएगा, कोवेरिएंट मैट्रिक्स। ठीक है, एंड वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट दिस थिंग कि दिस विल बी अ मैट्रिक्स। अगर आपके पास 3 रैंडम वेरिएबल्स हैं तो इसका मतलब है कि 3x3 का मैट्रिक्स होगा एंड इट विल बी गिविंग यू द इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ दे आर कोवेरिंग। और आप इसको कोरिलेशन कोफिशिएंट से भी रिप्लेस कर सकते हैं बेस्ड अपॉन, और आपको नजर भी आ रहे होंगे कोवेरियंस मैट्रिसेस भी होते हैं, कोरिलेशन मैट्रिसेस भी होते हैं, और विच आर ऑल defining the same things in a different manner and we use them in different scenarios जो कि application से आपको पता चल जाएगी। This is vector values random variables। आखिरी जो concept है random process, कौन मुझे बताएगा कि what is a random process? आखिरी स्लाइड है, फिर बस हम 2 मिनट में बंद करते हैं। I just want to give you the flavor। पढ़ा तो आप लोगों ने सबने कहीं ना कहीं होगा most probably, तो जिन्होंने पढ़ा हुआ है, आई एम वैसे नॉट श्योर कि सबने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा हुआ, लेकिन जिन्होंने पढ़ा हुआ है जी, व्हाट इज अ रैंडम प्रोसेस? जब हम टाइम के ओके, लेकिन अच्छा ओके चलें मैं यहाँ ना देखती हूँ इसकी डेफिनेशन क्या है। ए रैंडम प्रोसेस इज अ सीक्वेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल, जिसको मैं ये कह रही हूँ कि x ऑफ t, जिस तरह वही आपने टाइम डिफाइन किया है, कहीं इसको x ऑफ n भी कहा हुआ होता है कि n, द थिंग इज के इट इज डिपेंडेंट अपॉन सम सीक्वेंस, इंडेक्स के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, t हो सकता है या n हो सकता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज कि मेरे पास एक लेट्स सपोज कि आई एम टॉकिंग अबाउट, या हम अपनी स्पीच की बात कर रहे हैं। ठीक है, आई एम टॉकिंग टू समवन और मैं 1 मिनट के लिए कोई बात करती हूँ एंड दिस इज एक्चुअली द वेव फॉर्म जो कि मुझे मिल रही है। लेट मी जस्ट कॉल इट x1 ऑफ t। ठीक है, ये 1 मिनट के लिए t p पे डिपेंड कर रहा है। एंड देन लेट्स सपोज कि मैं फिर किसी और वक्त में भी बात करती हूँ। ठीक है, एंड देन आई एम अगेन गेटिंग अनदर वेव फॉर्म। ठीक है, एंड अगेन आई एम प्लॉटिंग इट फॉर t। नाउ व्हाट आई एम सेइंग इज कि दिस इज अ रैंडम प्रोसेस। ठीक है, एंड द डेफिनेशन इज के
It is a sequence of random variables. Now my question is कि इसमें random variables कहाँ है? ये तो खुद ही random है ना, ठीक है? कि मतलब मेरी वॉइस अभी मैंने 1 मिनट के लिए बोला है, या मैं कहीं कल बोलती हूँ, या मैंने परसों बोला था, अगर किसी मतलब मैं अपनी वॉइस को ही प्लॉट कर रही हूँ, तो नो मैटर मैं किस टाइम पे प्लॉट कर रही हूँ, ठीक है कि वो है तो रैंडम, ठीक है, एंड इट कैन हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं बात करती हूँ, आई वर्क विद EMG data and EEG data and this kind of data, तो वो रैंडम तो है, बिकॉज वो तो नजर आ रहा है ना यहाँ से जो है कि टाइम सीरीज के साथ जो है आपको डिफरेंट कोई वेल डिफाइंड किस्म की जो चीज नहीं मिलती, बट व्हाट डज इट मीन बाय दिस थिंग? रैंडम वेरिएबल्स कहाँ है जिसका ये, दिस इज एक्चुअली अ सीक्वेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल इंडेक्स बाय टी, एनीवन? अच्छा देखें, हम आमतौर पे ये सना अगर बोलना बताना चाहें तो। जी जी जरूर जी सना। मेरा ख्याल है अच्छा, नहीं जी, चले आप बताइए जी। अच्छा जो आई एम नॉट श्योर एक्चुअली, बट इट्स मेरा ये ओके। ख्याल है हम जो है वो देखते हैं कि जैसे स्टेशनैरिटी वगैरह नहीं होता, कि कोई प्रोसेस ऐसा होता है जो कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो वैसे ही रहता है कि जी आपने तो आज स्टेशनैरिटी देखा। है। हाँ जी बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन अगर स्टेशनरी नहीं, मैं तो अभी जेनेरिक रैंडम प्रोसेस की बात कर रही हूँ, रैंडम प्रोसेस बिकम स्टेशनरी अंडर सर्टेन कंडीशन, ठीक है। जैसे कि आज आपने डेटा लिया मेरा, और हम्म। कल आपने मेरा डेटा लिया, एंड देन यू कंपेयर, एंड दैट इज द so रैंडम वेरिएबल। so you are saying that x1t and x2 टू टी, या random variables, नहीं? Okay, this is actually something, basically what we are saying is कि मेरे पास, यानी लेट्स सपोज कि मैं ये कहती हूँ कि मेरे पास जो है वो ये देखें इंडेक्स बाय टी है, इसका क्या मतलब है? इफ आई हैव अ टाइम t1 एंड आई हैव अ टाइम t2, ठीक है। अब देखिए टाइम t1 का क्या मतलब है, लेट्स सपोज कि 0.5 सेकंड के ऊपर मैंने यानी आज की भी 1 मिनट की वॉइस रिकॉर्ड की है, कल की है, परसों की है, हर 1 घंटे के बाद की, इट डजंट मैटर, ठीक है। लेकिन द थिंग इज कि मेरे पास एक टाइम t1 के ऊपर सैंपल्स की वैल्यूज आ रही है, ठीक है। तो इसको लेट्स सपोज कि मैं इसको कह देती हूँ कि इट इज x ऑफ t1, ठीक है, या y ऑफ t1 मैं इसको कह देती हूँ, वट के कोई नया इसको नाम जो है वो डिफाइन कर देती हूँ, बट दिस इज इंपॉर्टेंट कि दिस इज अ टाइम t1 एंड दिस इज अ टाइम t2। सो व्हाट वी आर सेइंग इज कि आपके पास जो ये वैल्यूज हैं दे आर एक्चुअली रैंडम वेरिएबल्स, ठीक है। कि मतलब हम ये वाली जो है देखिए, इसमें दो जो रैंडम प्रोसेसेस है ना, उसमें दो डायरेक्शन की चीजें आ जाती हैं। एक तो आपके पास जो टाइम में वेरी हो रहा है, और दूसरे जो वो आपका जो है ना एक ही टाइम पर वैल्यूज डिफर कर रही हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब आपके पास जो ये वाला है टाइम, इसके ऊपर वैल्यूज होंगी कुछ फॉर ऑल ऑफ जो जो भी स्पीच सिग्नल्स आ रहे हैं, एंड सिमिलरली इसके ऊपर भी डिफरेंट होगी। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि बोथ ऑफ देम आर सिमिलरली डिस्ट्रीब्यूटेड, लेट्स सपोज के दोनों हो सकता है कि गॉसियन डिस्ट्रीब्यूटेड हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि दोनों सेम डिस्ट्रीब्यूटेड ना हो। व्हाट वी आर सेइंग इज कि रैंडम प्रोसेसेस, जब हम ये कहते हैं ना कि रैंडम वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहे हैं, तो उसका मतलब ये होता है कि वो रैंडम वेरिएबल्स जो हैं they are at every time t you are getting a different random variable, and those random variables, जैसा यहाँ आगे मैंने लिखा हुआ है कि for every index t we have a different random variables and all of them may or may not be identical। जो आप स्टेशनैरिटी की बात कर रही है ना, उसका क्या मतलब होता है कि उसमें हम ये कह रहे हैं, अब देखें जिस तरह ये रैंडम वेरिएबल है, लेट्स सपोज कि अगर दोनों गॉसियन भी हैं, देयर इज नॉट अ नेसेसरी, दिस इज नॉट अ मस्ट कि इसका मीन और इसका मीन जो है उनमें कोई रिलेशनशिप हो, या इसके वेरिएंस और उसके वेरिएंस में कोई रिलेशनशिप हो, और ऑन द अदर हैंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि दोनों गॉसियन हो भी नहीं। तो व्हाट इज इज टेलिंग मी इज के आपके पास इन जनरल यू कैन नॉट से कि हम इसमें जो है वो कोई, यानी इनके डिफरेंस की बेसिस पे कुछ कर सकते हैं, लेकिन स्टेशनरी का मतलब ये है कि वी अस्यूम और वी समहाउ वी से कि जी इस प्रोसेस में जो है वो ऐसा है कि मे बी इनके जो मीन्स है वो सेम है,
और जो उनके जो Same. वेरिएंसेस हैं उनमें कोई रिलेशनशिप मौजूद है, तो फिर हम कह देते हैं कि वो स्टेशनरी और उसकी बेस पे हम बहुत सी चीज़ें कर लेते हैं, ठीक है। इसके लिए अगेन मैं क्योंकि 1 मिनट रह गया, आई विल जस्ट स्टॉप हेयर, लेकिन इसमें जो एक एग्जांपल है जिस तरह, अब देखें नॉर्मल हालात में अगर मैं एक्स ऑफ टी लिखती हूँ जस्ट अ साइनोसॉइड, और इसमें मैं लिख देती हूँ कि जी ए साइन ऑफ ओमेगा सी टी प्लस थीटा, और ओमेगा सी और ए थीटा की वैल्यूज जो है वो मैं कांस्टेंट रख देती हूँ। तो इसका मतलब क्या है कि इट विल बी डिपेंडेंट ओनली एट ऑन टी। ये टी चेंज हो रहा है तो जाहिर है ये साइनोसॉइड जो इसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी। लेकिन अब यहाँ पे हमने क्या कहा है कि इस एग्जांपल में मैं ये कह रही हूँ कि ए इज ऑल्सो रैंडम एंड थीटा इज also random. So what does it mean कि अब मेरे पास जो है this x of t becomes a random process. It is not just a random variable, but ये random process है which is dependent upon two different random variables a और theta के ऊपर, और आप ये देख लें कि ये दोनों के दोनों जो हैं they are actually not डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सेम मैनर, ठीक है, कि थीटा जो है वो तो डेफिनेटली होगा ही यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है, बिकॉज वी नो कि एंगल माइनस पाई से पाई के दरमियान आप डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, या मतलब आपके पास 360 का ही डिफरेंस होता है, और वो नॉर्मल यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होती है। लेकिन जो ए है हमें नहीं पता कि इसकी क्या है, इसका हमें सिर्फ ये पता है कि इसका ये मीन और ये वेरिएंस है। सो ये एक एग्जाम्पल मैंने डाली थी, लेकिन वी वोंट बी एबल टू डू दैट क्योंकि टाइम ओवर हो गया। बट व्हाट वी आर सेइंग इज थोड़ी सी जो है ना ये रैंडम प्रोसेसेस जो है वो व्हाट वी एक्चुअली से इसके एवरी टाइम के ऊपर आपके पास एक नया रैंडम प्रोसेस है, और हम जो है इन रैंडम प्रोसेसेस के दरमियान में उसी तरह से कोवेरियंस, कोरिलेशन एंड एवरीथिंग इज डिफाइंड इन द सेम मैनर, ठीक है। लेकिन जब आप अगर मीन लेते हैं ना, फॉर एग्जांपल अगर मैं फर्स्ट करें कि इस प्रोसेस का मीन ले रही हूँ, तो इसका मतलब क्या है कि जो मेरे मीन में उतने ही वैल्यूज आएंगी जितना कि इस टाइम मैं फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज कि मेरे पास टी जो है इसमें वैल्यूज जो हैं 1 से लेकर 100 तक मैंने ली हैं, वैसे तो डिस्क्रीट नहीं होंगी, कंटिन्यूस होंगी, तो मेरे मीन जो है उसमें 100 वैल्यूज ही आ रही होंगी, बिकॉज आई एम टेकिंग द मीन ऑफ ईच रैंडम वेरिएबल सेपरेटली, एंड देन अगेन डिपेंडिंग अपॉन कि ये जो डिफरेंट रैंडम वेरिएबल्स हैं इनका आपस में रिलेशनशिप है या नहीं है, हम स्टेशनैरिटी और वाइट से स्टेशनैरिटी और ये सारी चीज़ें डिफाइन कर रहे होते हैं, ठीक है। ओके, वी विल स्टॉप हियर। मुझे नहीं पता कि आपकी जो है वो किस हद तक हम इसको यूज़ करेंगे इन सारे कॉन्सेप्ट को, लेकिन कोवेरियंस वगैरह और इस तरह की चीज़ें तो हम यूज़ कर रहे होंगे। एनी क्वेश्चन अगर है तो ठीक है, अदरवाइज आई विल स्टॉप। बहुत लंबा लेक्चर हो गया आज का, लेकिन मैं इसको कवर करना चाहती थी बिकॉज अगला वाला जो लेक्चर है उसमें मोस्ट प्रोबेबली आप लोग ये यूज़ कर रहे होंगे चीज़ें जो है। ओके, चलें, लेट्स स्टॉप हियर एंड देन आई विल शेयर द रिसोर्सेज, और उसके बाद जो है वो अगर कोई आप लोगों को क्वेश्चन हो तो आप लोग हमेशा जो है वो मुझे ईमेल कर सकते हैं। ओके, सो लेट मी स्टॉप द शेयरिंग, और मैं आपकी जो है वो अटेंडेंस भी ले लूँ। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू। डॉक्टर सादिया, वो AEM से रिलेटेड आपसे बात करनी थी।